सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले तो सगुन भाई, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। थैंक आपने यू। अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आई होप आज हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ों से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सो भाई, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद प्रवीण। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने भी मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। और जैसा कि आपने कहा कि चलिए, मैं भी आशा करता हूँ कि ये लोगों को हेल्प करेगा अपना करियर चॉइस करने में और एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरा नाम सरवण शेखर है एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग PhD फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर। मेरा डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर नैनो साइंस। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में कि वाई सेंटर फॉर नैनो साइंस। मेरा बैचलर्स हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एंड नाउ आई एम डूइंग PhD इन सेंटर फॉर नैनो साइंस। अच्छा, तो ओके। ये शिफ्ट क्यों और कैसे, और स्टार्टिंग मुझे लगता है कि हमें थोड़े कुछ साल पहले जाना पड़ेगा, जब मैं 7th या 8th कक्षा में था, कि ये सगुन PhD करने की सोची कैसे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो कि हम साइंस की किताबें पढ़ते थे और हम साइंटिस्टों का नाम सुनते थे, अलग अलग साइंटिस्टों का। जेम्स वॉट ने ये किया था, कोई फोरियर ने ये करा, कभी आपके आइंस्टीन ने कुछ निकाला था या न्यूटन ने कुछ स्टडी करके कुछ फाइंड किया। मेरे लिए साइंस का मजा उन्हीं सब चीज़ों में था हमेशा से, कि यार कुछ करना है इस तरह का। मुझे याद फैराडेज लॉ पढ़ा और उससे पता चला कि मोटर बना दी उन्होंने। मेरे लिए वहीं से इंस्पिरेशन था कि यार ऐसा बनना है किसी दिन, कि साइंस का इस्तेमाल करके कुछ आगे बना सको। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन बचपन से यही रहती है। काफ़ी लोग जो साइंस में अच्छा कर रहे होते हैं, उनके पीछे की इंस्पिरेशन यही होती है। पर कहीं ना कहीं सिस्टम में रहते हुए वो इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है बिल्कुल आपकी बिल्कुल। इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, कि इन स्टूडेंट, मैं बोथ मेल एंड फीमेल, आई टॉक अबाउट बोथ जेंडर, कि आप जब जाते हो इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ी इच्छाएं लेके जाते हो कि यार अब कुछ सीखेंगे, कुछ आगे जो है मिलेगा ऐसा करने को कि जो सोचा नहीं था, या अपने पुराने कुछ ड्रीम्स आगे बढ़ाएंगे। पर सिस्टम कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइज है कि आप सिर्फ टोटली जॉब पे फोकस हो जाते हो। आप सिर्फ पैसा देखने लगते हो, आप सिर्फ सोचते हो कि आगे चल के कितना कमाएंगे, किसको कितना दिखा सकते हैं, क्या स्टेटस होगा सोसाइटी। बचपन का जो ड्रीम होता है, जहाँ से आपने साइंस को पढ़ना सही से शुरू किया था, वो कहीं मर जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो मेरे कॉलेज के बैचलर के कुछ साल काफ़ी, क्या बताऊँ, मतलब काफ़ी स्ट्रगल भरे रहे थे, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली इन दोनों चीज़ों के बीच में स्ट्रगल कर रहा था खुद भी। और काफ़ी एस्पायरेंट्स अभी भी कर रहे होंगे कि यार हम कुछ सीखने आए थे और हमारा कॉलेज हमें नहीं लगता कि कुछ सिखा रहा है, खासकर इंजीनियरिंग रिलेटेड। आपको उम्मीद होती है कि यहाँ से मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो उससे एंड में मैं कुछ एप्लीकेशन सीख पाऊँ, उस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना सीख पाऊँ। आपके लिए वो सिर्फ शब्द या अल्फाज रह जाते हैं। आपको ये नहीं समझ में आता कि आगे उससे करना क्या है, इसका कहीं इस्तेमाल मैं कर पाऊंगा भी नहीं। या बहुत ही आसान शब्दों में कहूँ तो इंजीनियरिंग पूरी पास करने के बाद भी मुझे नहीं लगा कि मैं कोई इंजीनियर हूँ। मुझे यदि कोई आके कहे, मैकेनिकल इंजीनियर से एक्सपेक्टेड होता है कि भाई आप हीट एक्सचेंजर डिजाइन करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं शुरू कर पाता कहीं से। और मुझे ये बात बहुत खल रही कि मैंने 4 साल अपनी जिंदगी के लगाए कुछ करने में और मुझे इंजीनियरिंग जैसी फीलिंग नहीं आई। तो कभी मैं यही कह रहा था कि हीट एक्सचेंजर वाली बात सिंपली बस इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि मैं इंजीनियर जैसा फील नहीं कर रहा था। सिर्फ हीट एक्सचेंजर नहीं, आप कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट्स की डिज़ाइन की बात कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम इंजीनियरिंग रिलेटेड सॉल्व करने की बात करें, मुझे कभी कभी लगता था कि मैं शायद इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं उसको स्टार्ट से कहीं सॉल्व कर पाऊँ, जो कि बड़ी ख़राब चीज़ है। क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एक प्रॉब्लम को नए सिरे से पकड़ के उसको सॉल्व करना सीख चुके हैं। और यहीं पे हमारी सबसे बड़ी खामी है, क्योंकि अगर आप कंपनी वालों से बात करेंगे तो वो भी आपसे यही एक्सपेक्टेड इंजीनियर को ले रहे हैं, तो उसको इतना काम तो आना चाहिए कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, और करते करते सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कहाँ से करना है, किस जगह से पकड़ के स्टार्ट करना है, वो तो आना चाहिए। एंड
आप माने ना माने, काफी इंजीनियर्स को नहीं आता है। काफी क्या, मैं मानता हूँ 70 से 80% इंजीनियर्स हैं मोर जो देन सेक्टर मोर के देन अंदर, 90%, मोर देन 90%। उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि हम इंजीनियरिंग, उनके लिए बस कुछ सम सॉल्व करके या कुछ आंसर्स लिख के वो आ गए हैं, पर उन्होंने सीखा नहीं है। तो सबसे बड़ी कमी जो है वो है एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट की। एंड इसीलिए आप देखते होंगे कि सारी कंपनीज आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 6-7 महीने की इंटर्नशिप आप करके आए। जैसे वो कहते हैं एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस क्यों जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि आपके बैचलर्स में आपने कुछ सीखा ही नहीं, सही बताएं तो, या आपने अपने जैसे कहा जाए कि अपने नॉलेज को अप्लाई करना भी सीखा ही नहीं। बहुत आपको कोचिंग पढ़ते हैं कि आप पहले इस काबिल तो बने कि आप कुछ अपनी नॉलेज अप्लाई कर सके, जो कि बड़े बड़े इंटरव्यूज का भी काम यही होता है। इंटरव्यूज में वो आपसे क्या पूछते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आपके अंदर वो बात है, वो अप्रोच है कि आप कुछ अप्लाई कर सकते हैं जो आपने पिछले 4-5 सालों में सीखा है कि नहीं। खासकर अगर आप एकेडमिक इंटरव्यूज की बात करें, तो जैसे पीएचडी के लिए मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें उनका वही था, पूरा इंटरव्यू मेरा वाइब्रेशंस पे गया था। वाइब्रेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और यहीं पे हम थोड़ा डिस्कस करें, मैं अभी थोड़ा बता दूं वाइब्रेशन। तो हम लोग वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही छोटे लेवल के डिवाइसेस बनाने के लिए, वाइब्रेशन बेस्ड डिवाइसेस बनाते हैं। तो वाइब्रेशन एक कोर एलिमेंट हो जाता है हमारे डिपार्टमेंट का, इसीलिए हमारे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फोकस होता है इस पे कि यदि आप वाइब्रेशन सही से समझते हैं कि नहीं। तो मुझसे बस ये पूछा गया था कि कैंटिलीवर के वाइब्रेशंस को आप कैसे मॉडल करेंगे मैथमेटिकली, और इसी पे पूरा मेरा इंटरव्यू चला था। नाउ दिस इज वन प्रॉब्लम जो शायद आपके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में नहीं होती है टेक्स्ट बुक। काफी ट्रिकी कंसेप्ट है, क्योंकि कैंटिलीवर को मतलब यार उसमें अगर पॉइंट लोड आता है तो अलग केस है, लेकिन अगर वो यूडीएल होता है ना तो दैट इज अ वेरी बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन। बिल्कुल, लेकिन देखिए यही तो बात है कि कॉम्प्लिकेशंस को सिंपल करना ही तो एक इंजीनियर का काम होता है। तो बिल्कुल हमें एज सही। इंजीनियर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को उठाना था। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी प्रवीण, कि स्प्रिंग मास सिस्टम, यदि हम जाएं वाइब्रेशन, हम सबसे पहले एग्जाम्पल सिस्टम, ठीक है, आपको कहा जाता है कि एक मास है, उसको आपने पुश किया स्प्रिंग के अगेंस्ट और वो अब ऑसिलेट कर रहा है। दुनिया में सारी वस्तुएं स्प्रिंग मास सिस्टम में कन्वर्ट हो सकती हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं और उसका मास कैसे निकालेंगे। तो वो अपने आप सारी प्रॉब्लम्स वापस एक स्प्रिंग मास कांस्टेंट प्रॉब्लम में बदल जाएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। आपको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना आता है कैंटिलीवर का, तो अगर सेकेंड ईयर स्ट्रोम की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो हम एक अच्छा सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें क्या कहा जाता है कि यदि आप पॉइंट लोड लगा रहे हैं एंड पे, या यूडीएल लगा रहे हैं, या कोई भी लोड लगा रहे हैं, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, उस फोर्स की कांस्टेंट होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप बस फोर्स की वजह से निकलने वाले डिस्प्लेसमेंट को निकाल लीजिए एंड फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, दैट्स योर स्प्रिंग कांस्टेंट। एंड वंस यू फाउंड योर स्प्रिंग कांस्टेंट, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज जस्ट रूट के बाय एम। स्प्रिंग कांस्टेंट पता है आपको, अपने कैंटिलीवर का एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास पता चल जाएगा, इससे आपको तुरंत नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की पता चल जाएगी, विच विल बी अ वेरी रफ एस्टिमेट बट स्टिल गुड जेनेरिक एस्टिमेट। एंड दिस इज हाउ यू मेक योर प्रॉब्लम सिंपल। आपकी आपको इसी तरह से अप्रोच लगाना हो कि आप थोड़ा बेटर मॉडल्स बना सकते हैं मैथमेटिकली भी, फिर इंटीग्रेशन का यूज करके आप एक एक एलिमेंट को देख सकते हैं कि वो कितना डिफॉर्म हो रहा था, हर एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, फिर एनर्जी मेथड का यूज करके आप निकाल सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। लेकिन एज आई वाज सेइंग कि एक सिंपल अप्रोच, एक सिंपल दिमाग में आइडिया, आपने ये सीखा है, आपने स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना भी सीखा है, आपको वाइब्रेशन के थ्रू या थ्योरी ऑफ मशीन्स के थ्रू ये भी पता है कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की कैसे निकाली जाती है किसी भी स्प्रिंग में। वो चीजें आपको कोई पकड़ के सिखा नहीं सकता, आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है। लेकिन जब यहाँ अप्लाई करने की बात है, सिर्फ एक ये सिंपल थॉट कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम बना दूं मैं इसको, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको अप्लाई कर करके आएगा। और एक इंजीनियर का काम यही होता है प्रवीण, कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पहले छोटे छोटे सिंपल सिस्टम्स में डिवाइड करें और देखें कि प्रॉब्लम आगे कैसे बढ़ाई जा सकती है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, तो पहली चीज़ तो जो कैंडिडेट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अपने थर्ड ईयर में हो, वो आज ही से थोड़ा प्रॉब्लम्स पे विशेष तौर पे सोचना शुरू कर दें। जब सोचने की आदत होगी तो इंटरव्यूज़ के लिए वो अपने आप ही रेडी होने लगेंगे। क्या होता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इंटरव्यूज़ में हमसे बड़े डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आयरन कार्बन डायग्राम बना दो, या हमें फलाना की डेफिनेशन बता दो, या का
कैसे सॉल्व होता है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम इंजीनियर से बात कर रहे हैं, उनकी उम्मीद होती है कि आपका जो आंसर भी होगा वो एज ए इंजीनियर होगा, आपको पता होगा कि आपने अजम्पशन कहाँ लिया है, कितनी एक्यूरेसी आप एक्सपेक्ट, ये सब चीज़ों पर थोड़ा अनुमान होना चाहिए आपको। तो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज वेयर आई फील कि अभी कैंडिडेट स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो किसी भी मास्टर्स या किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में एंटर करने के लिए पहली चीज़ आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि अपने आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करें, अपने आप से सवाल जरूर पूछें, सिर्फ न्यूमेरिकली एक सम को सॉल्व करने पे फोकस ना रहे। ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प, क्योंकि गेट का एग्जाम भी आप जानते ही होंगे कि इसी तरह बनाया गया है कि आप सम बिल्कुल। जितने सारे सम सॉल्व कर सकते हैं उतनी प्रोफिशिएंसी आपकी गेट में, उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। एंड अभी हम ऑफ एयर डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो स्टैटिस्टिकल चीज़ हो जाती है कि जिसने स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पता कर लिया कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके गेट में स्कोर ज़्यादा आ जाते हैं। तो निराश ना हो जिनके गेट में स्कोर कम आ रहे हो, निराश ना हो, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं था। आई एम नॉट अ ग्रेट रैंकर हियर जिसको आईआईसी में एडमिशन मिला है। मेरा स्कोर बहुत ही एवरेज था, मैं अगर आपको बताऊं तो 636। लेकिन मेरा यहाँ एडमिशन जो हुआ है वो एक 45 मिनट के इंटरव्यू के बाद हुआ है। तो 45 मिनट की मेरा इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पे चल रहा था, जहाँ पे मुझसे कई तरह के सवाल पूछे गए। ऑन द स्पॉट मुझसे एक चेयर को डिजाइन करने को कहा गया कि जिस चेयर पे मेरे प्रोफेसर बैठे थे कि वो चेयर फेल ना हो, तो ऐसा डिजाइन करिए और फिर मुझे बताइए कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आप उससे कैसे डिराइव करेंगे। तो ओके बहुत ही ओके। एप्लीकेटिव और बहुत ही अच्छा तरह का इंटरव्यू, इंजीनियर एक साइंटिस्ट जैसा फील करने की वो मुझे लगा। मैं बताऊं आपको सही बात कि मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उस 45 मिनट से निकलने के बाद मुझे इतना ज़रूर लगा, कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक इंजीनियर हूँ, कुछ तो सीखा है अपने बैचलर से। ये मेरा पीएचडी का स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस है। तो भाई अगेन फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, थैंक यू। क्योंकि आईएससी में एक सीट भी मिलना इज वेरी वेरी टफ टास्क। इवन वो बैचलर डिग्री के लिए हो, मास्टर्स के लिए हो, पीएचडी लेवल पे हो, कोई भी हो, बट वहां पे एंट्री मिलना इज वेरी वेरी टफ। धन्यवाद प्रवीण। सबसे पहले भाई मुझे ये बताना कि व्हाट इज पीएचडी एग्जैक्टली। ओके ओके। तो पीएचडी जो, जैसा कि काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि इट्स द हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन दैट यू कैन गेट, द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, बट इट इज़ अ बिट मोर देन जस्ट अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो पीएचडी का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इट्स कॉल्ड डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। फुल फॉर्म होता है लवर ऑफ विजडम। इट्स एंशियंट अच्छा। लैटिन या ग्रीक ओरिजिन से आता है, एंड इट्स लवर ऑफ विजडम। तो बेसिकली आप जस्ट इच्छा रखते हैं नॉलेज जानने की और एक्वायर करने की। पीएचडी आपको तब ग्रांट होती है जब आपने किसी चीज में शोध किया हो, रिसर्च की हो, और वो एक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन हो आपका उस फील्ड में। तो आप 4 साल 5 साल अच्छा। लगाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 5 साल देती है पीएचडी करने के, तब 5 साल का स्टाइपेंड मिलता है। तो आपसे उम्मीद होती है कि आप 5 साल में किसी टॉपिक उठाएंगे, बेसिकली डोमेन कहना चाहिए हमें, और उसमें कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ था, जिसके बाद आपको एक पीएचडी अवार्ड होती है। So PhD is the highest अच्छा। academic degree which is awarded to you after you have done an original uh, contribution to a field of study या domain of your study. तो जाहिर सा कुछ सवाल आता है जो मेरे से भी जुड़ा हुआ है, मेरे पर्सनल एक एक्सपीरियंस से जुड़ी है। बहुत लोगों को ये वहम होता है कि शायद पीएचडी के लिए मास्टर्स ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में तो खासकर ज़रूरी नहीं है, खासकर इतने बड़े इंस्टीट्यूट जैसे आईएससी में। यहाँ पे आपको बैचलर्स के बाद भी डायरेक्ट पीएचडी मिल सकती है यदि आप चाहें। अच्छा। ओके। हाँ, तो मैंने अच्छा। उसी तरह के प्रोग्राम में अप्लाई किया था। तो मेरे डिपार्टमेंट सेंटर फॉर नैनो साइंस में वैकेंसी थी जहाँ पे उनको पीएचडी स्टूडेंट्स चाहिए थे, तो मैंने बस अपने गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई किया। उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ये होती है कि आपके ग्रेड्स ठीक ठाक हो, बहुत अच्छे ना भी हों तो ठीक ठाक हो बैचलर्स में आपके, और एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर ही रहा था। उस इंटरव्यू प्रोसेस में और आपके गेट स्कोर को मिला के अगर आपको वो योग्य पाते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पे एडमिशन। पीएचडी प्रोग्राम में आपसे उम्मीद होती है कि पहले 2 साल आप कोर्स वर्क करेंगे और थोड़ा रिसर्च को अपना स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक या एक आइडिया, जो मैंने जैसे कहा था कि डोमेन आपका डिसाइड होता है, एंड उस पर आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसे कहा जाता है। इस एग्ज़ाम के थ्रू 2 चीज़ें होती हैं। पहले तो आपका पोजीशन चेंज होती है, आप जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो से सीनियर रिसर्च फेलो बनते हैं, एंड सेकेंडली
ये एक तरह का एग्जाम होता है जो टेस्ट करता है कि आपने 2 साल में क्या इनफ रिसर्च की है या इनफ प्रोफिशिएंसी डेवलप करी है आगे रिसर्च करने के लिए। तो ये अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम है, योग्य है कि नहीं, क्या आपने अपना कुछ टॉपिक बनाया है कि नहीं, या फिर आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ओके। तो ये कुछ पीएचडी का स्ट्रक्चर होता है कि 5 साल आपको दिए जाते हैं, 2 साल के एंड पे आपसे एक एग्जाम दिया जाता है जिसके थ्रू आपका सिर्फ प्रमोशन नहीं बल्कि आपकी योग्यता भी चेक होती है और आपका पीएचडी टॉपिक ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका होता है 2 साल। इन्हीं 2 साल में डिपेंडिंग अपॉन कि आपने मास्टर्स किया है या बैचलर्स किया है, मेरा डायरेक्टली बैचलर्स था तो मुझे कुछ करीबन 10 से 11 कोर्सेज करने पड़े बिफोर आई कैन गिव माई कॉम्प्रिहेंसिव। जो लोग मास्टर्स के बाद आते हैं उनको अमूमन 3 से 4 कोर्सेज करने पड़ते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मास्टर्स में काफ़ी कोर्सेज करके आते हैं और कोर्सेज कुछ इस तरह से आपको करने होते हैं कि वो आपकी रिसर्च में डायरेक्टली हेल्प करें। तो अच्छा। स्ट्रक्चर बहुत ही ओपन, बहुत ही अच्छा होता है, खासकर टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ आईआईटी में नहीं, आईआईटीज़ में भी वो आपको काफ़ी फ्रीडम देना चाहते हैं पीएचडी में कि आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के कोर्सेज नहीं, आप पूरे आईआईटी के किसी भी डिपार्टमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं यदि आपको लगता है और आपके प्रोफेसर को लगता है कि ये आपकी रिसर्च में हेल्प कर। जब आप कॉम्प्रिहेंसिव पार कर लेते हैं तो आपको और फ्रीडम रहती है कि और दूसरे तरह के कोर्सेज भी आप कर लीजिए जो मे भी आपकी रिसर्च में डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा है लेकिन आप उस पर इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे थे। तो कई अच्छा। अच्छा। सीनियर्स हैं मेरे जो जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और डेटा साइंस में कोर्सेज किए और अब उनकी साइंस उन्हीं कुछ फील्ड्स में जॉब भी लग गई है। तो बहुत ही ओके। बेहतरीन ओके। अपॉर्चुनिटी होती है फॉर एनीवन हु लव्स टू जस्ट गैदर नॉलेज क्योंकि किसी डिपार्टमेंट में सीमित नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी कोर्स कर सकते हैं यदि आप में जुनून है तो। इट्स ग्रेट आई थिंक। दिस इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड इसी चीज़ में मैं कहना चाहूँगा कि मेरा डिपार्टमेंट अपने आप में ही इस स्पिरिट को, इस वर्सिटैलिटी को प्रमोट करता है। तो सेंटर फॉर नैनो साइंस इज अ वेरी यूनिक डिपार्टमेंट। इट इज एक्चुअली द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिपार्टमेंट इन द एंटायर इंडिया। अगर आप देखेंगे फैब्रिकेशन लैबोरेटरी है। अच्छा। थोड़ा आपको हिंट देता हूँ, फैब्रिकेशन लैबोरेटरी क्या होती है। ये वो जगह है जहाँ पे आपके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जिसकी वजह से चलती है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस ओके। देखना चाहेंगे तो इंटेल में आपको एक प्रॉपर क्लीन रूम दिया जाता है। इस क्लीन रूम के अंदर आपके माइक्रो डिवाइसेस बनते हैं। तो उस स्पेस में आपको लाइक प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर पीपीई पहन के जाना पड़ता है क्योंकि आप वहाँ पे कंटामिनेशन है। आपके स्किन पार्टिकल्स, आपके हेयर पार्टिकल्स उस क्लीन रूम में नहीं जाने चाहिए। आपके बालों से छूटी, आपकी नज़रों में कुछ दिखे ना, हेल्थ से छोटी चीज़ों पे हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ भी अगर गिरा आपकी स्किन पे तो वो एक बड़ा कंटामिनेशन होगा, एक बड़ा पार्टिकल होगा। हम कोशिश करते हैं कि डस्ट वहाँ पे कम जाए। वो एक बहुत ही प्रॉपरली मेंटेन्ड और सर्कुलेटेड स्पेस होती है। एंड हमारी नीड होती है कि सिर्फ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, देयर इज अ न्यू फील्ड कॉल्ड मेम्स व्हिच इज माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, जो कि मैं स्टार्ट में कह रहा था कि सेंसर थोड़े छोटे और इजीली अंडरस्टैंडेबल डोमेन में डिवाइड करें तो इट्स सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स एट वेरी स्मॉल स्केल। सो ये तो एक चीज हो गई। तो इसके अलावा मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के लिए वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? जी जी जी। तो प्रवीण क्या होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी एक मिसनोमर सा बन गया है। नैनो जब हम कहते हैं तो हम सिर्फ नैनो डोमेन में नहीं, हम माइक्रो डोमेन में भी जा रहे होते हैं। बट द आइडिया इज टू मेक स्मॉल एंड स्मॉल थिंग्स। तो नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा आइडिया है कि हम छोटे लेवल पे सिर्फ चीज़ें बनाई नहीं, जैसे सेंसर्स और एक्चुएटर्स की मैंने बात की, हमें छोटे सेंसर्स और एक्चुएटर्स बनाने होते हैं फॉर एप्लीकेशन, बायो सेंसिंग, डिजीज डायग्नोस्टिक्स। तो हम इन फील्ड्स की बात कर रहे होते हैं एंड एट द सेम टाइम हम फंडामेंटल फिनोमेना भी पढ़ रहे होते हैं। तो जैसे ड्रॉपलेट का बिहेवियर, एक नैनो ड्रॉपलेट का क्या बिहेवियर होता है किसी सरफेस पे इम्पैक्ट करने पर, उसकी फंडामेंटल फिजिक्स की स्टडी करते हैं हम लोग। हम फोर्सेस की स्टडी कर रहे होते हैं छोटे लेवल पे, दो पार्टिकल्स के इंटरेक्शन पे कौन सी फोर्सेस लग रहे होते हैं उनकी स्टडी कर रहे होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मटेरियल लेवल पे क्या रिसर्च हो सकती है। मटेरियल्स में नैनो इम्प्योरिटीज डाल के, मैट्रिक्सेस होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर आपने किसी नए मटेरियल की इम्प्योरिटी डाल दी तो उसके मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे क्या। द आइडिया विद नैनो इज वेरी सिंपल विच इज कि छोटे लेवल पे नैनो इज 10 to the power 9 -9 मीटर। बिल्कुल। द आइडिया इज कि
कि हम बहुत ही छोटी स्केल पे क्या स्टडी कर सकते हैं और उन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको स्टार्ट में ही बता रहा था, माई लैब इज कॉल्ड द माइक्रोफ्लूइडिक्स एंड हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन। माइक्रोफ्लूइडिक्स क्या होता है, हम ड्रॉपलेट का माइक्रो लेवल पे बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं और उसको बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन होता है विच इज बेसिकली कि आप ब्लड का एक सैंपल लें और आपके ब्लड सैंपल से, छोटे से ब्लड सैंपल से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस की डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं। अभी अगर आपने देखा होगा किसी ब्लड डायग्नोस्टिक लैब में जाते हैं आप, तो आपको कम से कम एक सिरिंज भर का ब्लड देना पड़ता है जस्ट टू गेट योर शुगर बिल्कुल चेक। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि ये सभी काम जो है एक छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप पे हो जाए और जो कि अच्छा। आप रिमोट एरियाज में, गांव में ले जा सके अपने हाथ में। तो एक अल्टीमेट एम ओके। यही है कि हम एक छोटा सा ब्लड ड्रॉप लें विच इज अ माइक्रो ड्रॉप, बहुत छोटा, मतलब जितना, अगर आपने कभी डायबिटीज चेकिंग वो देखी हो, डिवाइस देखी हो, तो वो बस एक पिंच करता है और आपसे एक छोटा सा ब्लड सैंपल लेता है। हम चाहते हैं कि उससे भी छोटे ब्लड सैंपल में आपके मल्टीपल डिजीज डायग्नोज हो जाए। तो आपको पहली चीज तो ब्लड किसी डायग्नोस्टिक लैब जाने की भी जरूरत ना पड़े, वो एक छोटे से चिप से ये सारे काम हो जाने चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी डू। तो इसके छोटे छोटे अंग हैं विच इज बेसिकली कि कैसे हम छोटी सी ड्रॉप्स को मैनिपुलेट करेंगे, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड या दूसरे किसी एक्चुएशन मैकेनिज्म के थ्रू, और फिर छोटे छोटे केमिकल्स को भी कैसे एक्टिवेट करेंगे, उनकी इंटरमिक्सिंग कैसे करेंगे, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। तो जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अब बहती ड्रॉपलेट में आप सेल्स बहा सकते हैं, आरबीसी सेल्स हो सकते हैं आपके, और तरह के स्किन सेल्स हो सकते हैं आपके, यूवीसीज होते हैं। हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स से बहाते हैं। छोटे छोटे चैनल्स होते हैं आपके मटेरियल्स में, सिलिकॉन मटेरियल में हो सकता है या पॉलीमर मटेरियल्स में हो सकता है। उन चैनल्स के थ्रू बहाते हैं और चैनल्स में जबरदस्ती के कंस्ट्रिक्शन डाल देते हैं या दबाव डाल देते हैं। अच्छा। जब वो उनके थ्रू जाते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं। हम उनकी डिफॉर्मेबिलिटी स्टडी करके पता करते हैं कि एक हेल्दी सेल और एक खराब सेल की डिफॉर्मेबिलिटी कैसे डिफर करती है और क्या ये कि नहीं। फिर उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करते हैं बहते हुए सेल्स की। अगर उनके हेल्दी सेल्स और अनहेल्दी सेल्स के बीच का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिफरेंट आता है, तो उससे भी हम डायग्नोस्टिक्स करते हैं। तो हमारा इरादा है कि कैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सेल्स की स्टडी करके उससे पता करा जाए कि क्या ये डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज हो सकते हैं कि नहीं। तो हमने अभी तक ओवेरियन कैंसर सेल्स, जो औरतों के लिए बड़ी एक समस्या है, ओवरिकल सेल्स की स्टडी करनी चाहिए और वो डिफॉर्मेबिलिटी स्टडी करनी चाहिए। एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है हमारा ये। हमने और तरह के कैंसर सेल्स की स्टडी करी है कि कैसे उनका वेट डिफरेंट होता है नॉर्मल हेल्दी सेल्स से, और कैसे उनको एक वोर्टेक्स में ट्रैप किया जा सकता है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट वेट या डिफरेंट मास, क्योंकि उन पर डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो इस तरह की हम कुछ स्टडी कर रहे हैं। और अगर आपने देखा हो, मैं सेल्स की भी बात कर रहा हूँ, वोर्टेक्स की भी बात कर रहा हूँ, माइक्रोफ्लूइडिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स की भी बात कर रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो कि हम सिर्फ एक फील्ड से लिमिटेड नहीं है। मेरा जो पर्सनल काम है वो है इंडस्ट्रियल हेल्थ मॉनिटरिंग। तो जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारी हेल्थ मॉनिटरिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के थ्रू। जैसे आपका स्कैन होता है, सीटी स्कैन होता है, आपका अल्ट्रासाउंड होता है जिसके थ्रू आप ह्यूमन ईसीजी ऑर्गन की, ईसीजी भी होता है, ईसीजी ईसीजी। होता है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया आपने। हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं, और बाकायदा ये टूल्स में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगती है। तो किसी को अगर इंटरेस्ट हो बिल्कुल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी तरह से मैकेनिकल कंपोनेंट्स, इंडस्ट्री मैकेनिकल मोटर्स, शाफ्ट, इनको कैसे स्टडी करें। हम कैसे जानें कि एक रनिंग शाफ्ट को कि उसकी हेल्थ कैसी है। फटीग से फेलियर होता है, अगर आपको पता हो कि चीज़ें जब बहुत ज़्यादा चलने लगती है उनमें क्रैक्स आते हैं, वो क्रैक्स यस प्रोपोगेट होने यस लगते हैं एंड यस उसकी वजह से यस। फटीग से फेलियर होता है। क्या कोई तरीका है कि हम ये फेलियर पहले प्रिडिक्ट कर सकें? क्या मशीन की हेल्थ को हम पहले से ही जान सकें? तो पाया गया है कि एक चलती मशीन का अगर वाइब्रेशन सिग्नेचर हम, तो हमें पता चल जाएगा उसके वाइब्रेशन सिग्नेचर में चेंज जब आएगा, तब से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई क्रैक आया है, और उस क्रैक को प्रोपोगेट होने से पहले हम रोक सकते हैं। हम उस मशीन को ओके ओके डिस्कार्ड कर ओके। सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो द आइडिया इज टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर थ्रू सेंसर्स एंड एक्चुअली इन मोशन वर्किंग मशीन, बिकॉज
इससे हमें इंडस्ट्री में लॉस भी मिनिमाइज किया जा सकता है, मेंटेनेंस इजी हो जाएगी, एंड ऑल्सो जो जान माल का खतरा है वो कम किया जा सकता है। माई प्रोजेक्ट इज बेसिकली continuous train monitoring of motor shafts, और दिस इज अ प्रोजेक्ट फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो उम्मीद कर रही है कि 2 साल के बाद हम एक वर्किंग सेंसर दे सकें उनको, जो वो अपने में लाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे भाई आप काम कर रहे हो। मतलब जैसे अभी हम लोग जब हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमें मतलब हर एक चीजें अलग डिफरेंट लगती है, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन जैसा आप अभी जो आपने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ एप्लीकेशंस बताए हैं, तो इससे मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है। करेक्ट। जैसे आपने अभी एक बायोमेडिकल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट बताया, तो फिर ऐसे भी कुछ चीजें होंगी जिसमें बायोमेडिकल एंड सॉम का कंसेप्ट होगा, तो कहीं ना कहीं मतलब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रवीण, यही समझना होगा कि हम लोग मतलब अगर आप पुरानी साइंस देखें, आप यदि न्यूटन ग्रेविटेशन पे, न्यूटन ने ऑप्टिक्स की स्टडी करी थी, न्यूटन ने कैलकुलस बनाया था विच इज मैथमेटिक्स। पहले के साइंटिस्ट कभी किसी फील्ड से एसोसिएटेड नहीं होते थे, कोई डोमेन नहीं था, सब कुछ साइंस था। आज क्या है, हमने इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन बना दिए हैं, और कहीं ना कहीं ये हमें लिमिट कर देता है। आपका दिमाग आपको लिमिट कर देता है, आपको बताता है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो आप शायद इलेक्ट्रॉनिक्स समझ ही नहीं सकते। आप अगर देखें, मेरे पीछे ये पंखा चल रहा है, सिर्फ इस पंखे को देख, इसकी डिजाइन एक मैकेनिकल इंजीनियर बना रहा है, लेकिन इसके पीछे चलाने वाली मैकेनिज्म क्या है, एक मोटर होती है। बिल्कुल उस मोटर बिल्कुल। को कौन डिजाइन कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। फिर इसको नॉब से कंट्रोल किया जाता है, तो अगर नॉब को थोड़ा हाईटेक बना दिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाएगा। तो एक ही छोटा सा सिस्टम जो आपके घर में चल रहा है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों चीजों की जरूरत दिख रही है, सिर्फ एक पंखा बनाने में, छोटा सा पंखा बनाने में। हमने इसको अपने दिमाग में बना लिया है कि शायद ये सब चीजें डिस्कनेक्टेड है, लेकिन यदि सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड इनफैक्ट अगर हम अपने आप से, अपने दिमाग से ये बैरियर हटा दें कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं बायो कैसे समझूंगा, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझ में ही नहीं आएगी, या कंप्यूटर साइंस तो समझ में ही नहीं आएगी, या फलाना समझ नहीं आएगा, तो ये दिमाग से हटा देना चाहिए। बिकॉज आज की दुनिया में इट इज जस्ट पीएचडी इन इंजीनियरिंग। आप एक इंजीनियर हो और आपकी पीएचडी में आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लग रही है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बायो का यूज हो रहा है तो आपको बायो आनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो वो आपको आना चाहिए। बिकॉज यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट, यू कैन नॉट जस्ट से कि जैसे मैं सेंसर्स बना रहा हूँ, सेंसर द काइंड ऑफ सेंसर दैट वी आर डीलिंग विद इज अकूस्टिक्स बेस्ड, साउंड, साउंड का वाइब्रेशन जो है फ्लो कर रहा है एक मटेरियल में, उसके थ्रू मैं सेंसर बनाना चाहता हूँ। दैट इज ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, उस सेंसर को मुझे करंट सप्लाई करना है, तो जहाँ करंट की बातें आती है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपने आप आ जाती है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अपने आप आ जाती है। मैं उससे पीछा नहीं बिल्कुल छुड़ा बिल्कुल। सकता। तो जब तक आप खौफ खाएंगे, जब तक आप डरेंगे किसी दूसरी फील्ड से, तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। बिकॉज जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो आपके सामने आ रहा है, आपके कंप्यूटर से लेकर लैपटॉप से लेकर मोबाइल फोन, सब में हर तरह की इंजीनियरिंग का काम हो रहा है। लाइक आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में अगर आप देखें तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है विच इज हीट ट्रांसफर। आपके फैन सिस्टम्स बनाए जाते हैं, आपको कहा जाता है कि थर्मल्स कितने अच्छे हैं, कंप्यूटर ओवरहीट तो नहीं कर रहा है, ओवरहीट करता है तो सिस्टम शट ऑफ हो जाता है। तो आपके बहुत ही मेहनती मैकेनिकल इंजीनियर्स लगे होते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज में, जो सिर्फ थर्मल्स डिजाइन कर रहे होते हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे होगा, चिप से निकल जाएगा, एनर्जी का डिसिपेशन कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, सो दैट द कंप्यूटर ऑलवेज फंक्शंस एट इट्स बेस्ट कैपेबिलिटी, विच इज मतलब नॉट सो इंट्यूटिव। अगर आप देखें, आप किसी से कहें कि अरे कंप्यूटर की फील्ड में मैकेनिकल इंजीनियर का क्या था, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। क्यों? क्योंकि सिस्टम्स पे डिजाइन जब आप करते हैं तो हर एलिमेंट डिजाइन करना होता है, कितना रॉबस्ट है सिस्टम, आपकी कंप्यूटर कितना, कौन सी बॉडी होनी चाहिए उसमें, फीचर वो सस्टेन कर सकता है, और भी कई सवाल होते हैं, विंड कितनी, लाइक इसमें एयर का ट्रैवल कैसे होगा, डस्ट तो नहीं ज्यादा फंसेगी, ये कुछ सवाल होते हैं जो from a mechanical perspective you have to solve. So your scope does not go. The scope is everywhere. आपको बस ढूंढना होता है कि
अगर आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करनी आती होती है तो आपके लिए प्रॉब्लम वहाँ पे अवेलेबल है. So this was something about my PhD, my department. It celebrates versatility, celebrates multiple domains. कि आपका काम जो है वो किसी एक डोमेन में नहीं होता. It is kind of flirting with a lot of domains. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी मेरे पास. ग्रेट ग्रेट सगुन भाई, ग्रेट. काफी इंफॉर्मेटिव चीजें आपने बताई है, और कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लगता है कि अगर लोग इसे सुनेंगे तो दे लव द साइंस, दे लव द टेक्नोलॉजी. क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो वहां पे जस्ट हम लोग मार्क्स लाने के लिए, निकालने के लिए अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग उस साइंस के साथ, उस टेक्नोलॉजी के साथ मतलब अन्याय कर रहे हैं, एक तरह का मैं बोल सकता हूँ, गलत कर रहे हैं. बिल्कुल. और आज के समय में अगर हम लोग देखें तो मुझे लगता है कि हम लोग ये कहने के बजाय कि मतलब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, इसके बजाय अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है मेरे पास, ये बोल सकते हैं. ये अगर आपके पास है. ये आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि इंजीनियर आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर. ये एकदम डेफिनेशन है इंजीनियरिंग की. ठीक है. जब आपको डिग्री दी जाती है, आपको इंजीनियर कहलाया जाता है, तो आपसे सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करें. ठीक है. फलाना तरह के इंजीनियर हो, बिकॉज दिस इज ऑल साइंस. दिस इज ऑल कमिंग अंडर द डोमेन ऑफ साइंस. ऐसा नहीं है कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ा था, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कभी नहीं पढ़ा था, या सेमीकंडक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा था. ये सब आपकी साइंस का पार्ट था. तो यदि आज अगर आप कहते हैं कि आप मैकेनिकल इंजीनियर है, आपको सेमीकंडक्टर्स नहीं आता, तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने स्लोली स्टडीली सब कुछ पढ़ा है. और नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ सकते हैं. आप में ये कैपेबिलिटीज है, आपको अपना मेंटल ब्लॉक नहीं लाना चाहिए. कोई तो एक मूवी थी, उसमें एक डायलॉग था कि उसमें कुछ पूछता है कि तुम इसका आंसर कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, क्या तुमको इसका आंसर पता है? तो वो बंदा क्या बोलता है, बोलता है आई डोंट नो द आंसर, बट आई नो हाउ टू फाइंड द आंसर. तो ये बहुत बड़ी चीज है. That's brilliant. That's exactly how you should conduct your research as well. Research is just about that, प्रवीण जी, कि आपका अप्रोच क्या है. हम लोग से भी जो सवाल पूछे गए या जो इंटरव्यूज में हमसे एक्सपेक्टेड थी आंसर निकाले, लेकिन वो जानना चाहते थे कि हमारा दिमाग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, किन चीज़ों पे हमारा ध्यान जा रहा है, क्या हम सही दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा आंसर चाहे एक्यूरेट ना हो, लेकिन यदि हमारी दिशा सही है तो हम कभी ना कभी आंसर तक पहुंच जाएंगे. बिल्कुल वो बहुत बिल्कुल. ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. तो और आजकल आप देखेंगे कि मतलब ज्यादातर लोगों का यही होता है कि अब पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया है, ठीक है, तो वो लोग ना कहीं यहाँ वहां ढूंढेंगे, ठीक है, मतलब कहीं दूसरे जगह देखेंगे, कुछ दूसरे डायरेक्शन में सोचेंगे, एकदम उसी एग्जैक्ट डायरेक्शन में देखते हैं. मतलब जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छिपा हुआ है, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे यार कहाँ ढूंढा जाए, क्या किया जाए. लेकिन जो बंदा ध्यान से, अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करता है, तो वो उसी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है और ढूंढ भी लेता है. क्योंकि अगर हम लोग नॉलेज की बात करें तो इस दुनिया में यार नॉलेज की कमी नहीं है. नॉलेज तो बहुत सारा है, मतलब इतना सारा है कि क्या क्या स्टोर करोगे आप दिमाग में, है कि नहीं. इनफाइनाइट नॉलेज है. तो जरूरी ये है कि पहले प्रॉब्लम देखो, फिर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सीखो. फिर लग रहा है कि हाँ यार अब ये सीखना पड़ेगा, वो सीखो. तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर करके फाइनली जो है मेरा प्रोडक्ट या जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. तो इसके मैं आपको दो एस्पेक्ट्स बताऊंगा. एक रिसर्चर किस तरह से सोचता है और एक एंटरप्रेन्योर इन चीज़ों पे कैसे सोचता है. मैंने दोनों तरह के लोगों से बात की है और दोनों के बड़े इंटरेस्टिंग वो आते हैं, राय आती है. तो पहली चीज़ तो दोनों की तरफ से आएगा, जो कि एक हमारा सबसे बड़ा स्किल सेट होना चाहिए. आपसे जैसे एप्टीट्यूड कहते हैं, यदि हमने बहुत नाम सुना होगा इस चीज़ का कि एप्टीट्यूड, कि आप में एप्टीट्यूड है चीज़ों का. गेट का भी फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर. तो द आइडिया विद एप्टीट्यूड, प्रवीण जी, कि क्या आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आती है. जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने चले हैं, पहले आपको प्रॉब्लम पूरी तरह से समझ में आती है कि नहीं. आप सुन पा रहे हैं. तो पहले चीज आपको प्रॉब्लम को पहले ब्रेक करना आना चाहिए हमें, कि हम प्रॉब्लम को कैसे छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमें पता चले कि सोल्यूशन इस चीज का ढूंढ लेंगे तो शायद दूसरी चीजें अपने आप संभल जाए. जैसे आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है कि पंखा धीरे चल रहा है, ठीक है, या हवा कम आ रही है.
ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। तो आप प्रॉब्लम को सोच सकते हैं मल्टीपल वेज में। आप सोच सकते हैं कि शायद इसका ब्लेड अच्छा डिजाइन नहीं है, इसलिए ये हवा नहीं, जो मोटर है वो तेज नहीं चल रही है, क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। या आपको लगा कि मोटर बहुत सही चल रही है, जो करंट सप्लाई आ रही है वहां पे कुछ दिक्कत है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपने पहले अपनी प्रॉब्लम को मल्टीपल डोमेन्स में बांटा कि नहीं बांटा, आप ये समझे कि नहीं कि आप चेंजेस कहाँ कर सकते हैं, फिर उनमें से कौन सा चेंज करना सबसे ज्यादा फीजिबल है, सबसे ज्यादा आसान है। तो यदि अगर हम ये सब चीजें समझ जाए कि हमारी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा दिक्कत किस वजह से आ रही है, वो कहाँ है, और उसको यदि सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को अगर आपने फिगर आउट कर लिया तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम एक प्रोजेक्ट पे गए थे बैचलर्स में। मैं बहुत ही सौभाग्य था मेरा कि एक प्रोजेक्ट पे ले गई थी हमें एक कंपनी, एक स्टार्टअप टाइप का था जो ऐसी ही प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। तो उनके जो हमारे गाइड थे उसमें, अरुण नाम था उनका, अरुण जी ने हमें बताया कि भाई आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन सोच के आते हैं कि फलाना चीज में कुछ बहुत बड़ा बहुत टेक्निकल बनाएंगे जिससे हमें कुछ बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि रिक्वायरमेंट बहुत टेक्निकल करने की नहीं होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि आप कोई एक यूनिक चीज करके दें। तो उन्होंने कहा कि आपके सामने एक चम्मच रखा है, इस चम्मच को मेरे लिए स्पेशल बनाइए, इस चम्मच में कुछ ऐसा इनोवेशन अच्छा। करिए जो यूजफुल भी हो और मुझे मजबूर कर दे कि मैं चम्मच जो रेगुलर जगह से खरीद रहा हूँ उसकी जगह आपसे खरीदूं। एंड लेट्स मेक अ टेम्परेचर सेंसर इन चम्मच। अक्सर हम खाना खाते हुए पता नहीं कर पाते कि चीजें कितनी गर्म है। तो यदि कोई टेम्परेचर सेंसर हो जो इंटीग्रेट करना आसान हो चम्मच से, आपने टेम्परेचर बताया, आपको वो तुरंत बता देगा कि अभी बहुत ज्यादा गर्म है आपके लिए, आपकी जबान के लिए, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। दिस इज जस्ट एन इंटरेस्टिंग इनोवेशन, इट इज नॉट वेरी बहुत हेवी सही डूटी। बताया, बहुत सही है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आपने बताई है। मतलब जनरली ये होता है कि थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स, है कि नहीं? करेक्ट मतलब जी। चीजें ऑलरेडी नहीं है कि मतलब ऐसा भी कुछ हाँ कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। तो टेम्परेचर सेंसर बहुत कॉमन चीज है, बहुत इजीली अवेलेबल है, अगर आपने चम्मच के साथ इंटीग्रेट कर दिया देन एंड देयर। एंड टेम्परेचर सेंसर भी बहुत महंगी चीज नहीं है प्रवीण। अगर आज की डेट में बिल्कुल चाहें बिल्कुल। आप तो 20 से 30 रुपए में भी आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर सेंसर भी मिल जाएगा। एक चम्मच के साथ आपने उसको इंटीग्रेट किया एंड 50-60 रुपए में आपके पास एक चम्मच अवेलेबल है जो कि नाउ टेल्स यू द टेम्परेचर कि आपको ये चीज खानी चाहिए कि नहीं, इज इट टू हॉट फॉर यू और इज इट ओके फॉर यू। एंड ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन के दिख सकता है। तो यूनिक दिस इज प्रोडक्ट हाउ है, यूनिक यूनिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है। ठीक है, दिस इज हाउ एन एंटरप्रेन्योर थिंक्स। On very similar lines, even an academic researcher thinks, but एक academic researcher का काम होता है थोड़ा कुछ नया करना जो कि पहले नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी डिफरेंस आते हैं। मैं आपको बताऊं पीएचडी में भी थोड़ा एकेडमिक रिसर्च में थोड़ा ये फर्क आ जाता है कि कुछ लोग एक्सपेरिमेंटलिस्ट होते हैं जैसे मैं हूँ, और कुछ लोग सिमुलेशन मैथमेटिक्स करते हैं। थेरोटिकल थेरोटिकल। थ्योरेटिकल से तो बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं। एक्सपेरिमेंटलिस्ट हम लोग के जैसे लोगों का काम क्या होता है कि हम कॉन्स्टेंटली कुछ बनाते रहते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू स्टडी करते हैं। हमारी जैसे हमने कोई सेंसर बनाया तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें जाए, सेंसिटिविटी कितनी है, लिनियरिटी कितनी है, इसमें रिपीटेबिलिटी कितनी है, ये सबको थ्रू एक्सपेरिमेंट स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल नया सोचने की कोशिश करते हैं थ्रू रिगरस मैथमेटिक्स। वो एकदम ही अलग डोमेन की स्टडी है। और मैं सही बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है उस तरह का। मुझे भी वो लोग काफी आसमानी लगते हैं कि जो कैसे पता नहीं कोई नया ख्याल लाते हैं और उसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तीसरे जो हो सकता है, मतलब आई थिंक उनका एक एक होता है कि उन्होंने अपनी शायद प्रैक्टिस कर ली है, एक इंट्यूशन हाँ डेवलप कर लिया है उसी तरह का। बहुत मतलब वो बहुत कुछ तो, हाँ जैसे आइंस्टीन आइंस्टीन जो थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, वो भी मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल साइंटिस्ट थे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं कभी कभी सोच भी नहीं पाता कि वो लोग कैसे सोचते होंगे, पर बहुत ही बेहतरीन फील्ड है वो भी रिसर्च की। फिर दूसरे तरह के आते हैं जो सिमुलेशन बेस्ड स्टडी करते हैं, विच इज अ ब्रिज बिटवीन द सिमुलेशन थियोरेटिकल साइंटिस्ट एंड द एक्सपेरिमेंटलिस्ट। क्योंकि सिमुलेशन आज की फील्ड में कंप्यूटेशन और उसकी वजह से हमारे पास इतना कुछ अवेलेबल है, इतने टूल्स अवेलेबल है
तो इन लोगों का काम क्या होता है कि ये लोग मॉडल्स बिल्ड करके थ्योरी को एडवांस करते हैं। कि पहले कुछ एक हंच आता है, इनको एक ख्याल आता है कि ऐसे एलिमेंट, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने सोल्यूशन दिया है तो सोल्यूशन में एक अजम्पशन ले रखा होता है। इनका आइडिया होता है कि इस अजम्पशन की जगह कोई दूसरा अजम्पशन ले लिया जाए तो क्या बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं कि नहीं। और फिर बजाय उनको रिग्रेस मैथ से सॉल्व करने के, उनके मॉडल्स बना के कंप्यूटर्स में सॉल्व करते हैं। एंड दे ट्राई टू सी कि सिमुलेशन के थ्रू क्या हमें बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं। अगर बेटर रिजल्ट्स मिलने लगे तो देयर एंड देयर आपने एक नई रिसर्च कर दी। तो ये कुछ आइडियाज होते हैं सिमुलेटर की। हार्डकोर मैथमेटिकल अप्रोच ना लेके कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू बिल्ड मॉडल्स एंड स्टडी अराउंड दोस मॉडल्स। बट द आइडिया कोर में यही रहता है कि हम कोई एक एकेडमिक प्रॉब्लम उठाएं और उसमें कुछ नया कंट्रीब्यूशन करें। तो दिस इज हाउ रिसर्चर्स थिंक। एंड मेरी बहुत अच्छी बात मेरे प्रोफेसर कहते हैं जो आजकल मुझे रोज सुनने को मिलती है, दिस इज कि एक बड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसमें कई एलिमेंट्स आते हैं प्रवीण जी, उसमें से कौन सा एलिमेंट को आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। यू यू शुड सॉल्व एज अ प्रायोरिटी बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स अवेलेबल इवन इन योर प्रोजेक्ट, इन योर डिफाइंड प्रोजेक्ट देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट विल अराइज। यू शुड नो विच प्रॉब्लम टू प्रायोरिटाइज, जिससे आपको सबसे ज्यादा एकेडमिक वेटेज मिल रहा है या एकेडमिक कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सोल्यूशन अवेलेबल है बस हमें नहीं पता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं हूँ तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे इंस्ट्रूमेंटेशन की, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी बनाने की, जो मुझे नहीं पता होती। लेकिन अगर मैं अपना रिसर्च का टाइम सारा उसमें व्यतीत, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा नया कंट्रीब्यूशन वहां से नहीं आएगा। मेरा नया कंट्रीब्यूशन जो है वो फैब्रिकेशन से आ रहा है कि मैं अपने सेंसर्स का डिजाइन कैसे चेंज कर रहा हूँ, उनको बना कैसे रहा हूँ, किस तरफ से आ रहा है। तो मेरे डिजाइन पे मेरा ज्यादा फोकस होना चाहिए ना कि उसके इलेक्ट्रॉनिक्स पे। लेकिन जब हमें प्रोडक्ट बनाना होता है तो दोनों डिजाइन और उसका इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ चीजें जो है एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से आपको समझ में आनी चाहिए कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका अप्रोच क्या है। काफी इन डेप्थ चीजों को आप बता रहे हैं जो कि इतनी आसानी से लोगों को नहीं पता चलेगा। अब आप आईएससी में है तो आपने जो चीजें वहां पे एक्सपीरियंस की है, जो आप देख रहे हैं, ठीक है, आप न जाने कितने बड़े बड़े प्रोफेसर के अंडर काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही फॉरेन यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की लेवल की पढ़ाई की है और जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। तो उनके अंडर रहने से आपने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, आप वो जो भी एक्सपीरियंस इसे देख रहा है, दिस इज द वेरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। आई विल से दिस इज वेरी वैल्यूएबल। मैं अपना इसे गंभीर सौभाग्य समझता हूँ प्रवीण जी कि मुझे ये मौका मिल पाया है। जैसा कि आपने कहा, प्रोफेसर, आप जिस बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम लें, मेरे यहाँ प्रोफेसर वहाँ पे प्रिंसटन का नाम लें, आप हार्वर्ड का नाम लें, आप MIT का नाम लें, आप UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, बर्कले, UC बर्कले, स्टैनफोर्ड, जो आपने बड़े नाम सुने होंगे, सब जगह से PhD करके यहाँ पे प्रोफेसर आए हैं और सभी बेहतरीन रिसर्च कर रहे हैं। अभी पिछले साल भी हमारे एक प्रोफेसर है, मेरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, जिनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला है। अगर आपको पता हो तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज द हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड इन इंडिया, जो कि किसी को मिल सकता है, किसी रिसर्चर को मिल सकता है। फिर मेरे डिपार्टमेंट के चेयरमैन को इन्फोसिस की तरफ से 70 लाख रुपए का ग्रांट मिला है फॉर हिज वर्क ऑन गैस सेंसर। So he is among the first few people who is actually working on sensing of gas. आपको पता है आज भी टेक्नोलॉजी कुत्ते से ज्यादा अच्छा गैस सेंसर बना सकते हैं। कि एक नॉर्मल जो हमारे पास डॉग्स होते हैं वो जितनी अच्छी तरह से सेंसिंग कर सकते हैं गैस की, उससे अच्छे गैस सेंसर हम नहीं बना पाए हैं, जबकि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो उनका काम जो है उस डायरेक्शन में है कि हम गैस सेंसिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे बताएं कि हवा में लाइक मेजर एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट। तो देयर आर प्रॉब्लम्स अवेलेबल की सोचने की, तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं जिनका सोल्यूशन कोई ढूंढ नहीं रहा है और खुली है अपॉर्चुनिटी, बस इंतजार में है कि कोई आए और ग्रैब। सही कहा भाई आपने, वैसे बहुत सही बात की है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया में ऐसे देखने को मिला है और जो ओवरऑल दिख रहा है कि मतलब इंडिया में बोलते हैं जो R&D सेक्टर है वो अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। इंडिया में R&D सेक्टर जो है
बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है, बहुत लेकिन कम। अगर सही से R&D फैसिलिटी अवेलेबल हो, ठीक है, हम्म, तो इसको बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि R&D एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, जी, कभी भी नहीं खत्म हो सकती। चीजों में हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहते हैं। अगर हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम आएगी, दूसरी को सॉल्व करेंगे तो तीसरी आएगी। तो प्रॉब्लम जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक इंसान है इस धरती पे, जी। प्रॉब्लम तो हमेशा कुछ ना कुछ आती रहे। इफ देयर इज प्रॉब्लम, देयर इज नीड ऑफ रिसर्चर। अरे बेहतरीन बात प्रवीण जी, बहुत ही बेहतरीन बात कही आपने। और जैसे आपको पता ही होगा कि अगर हम लोग इंजीनियर्स की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है कि जब बंदा इंजीनियरिंग करता है ना, तो उसकी एक ड्रीम होती है कि यार इंजीनियरिंग जैसे ही कंप्लीट हो, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, 40,000 50,000 कुछ तो जॉब मिल जाए, मैं घर ले लूं, शादी हो जाए ना, सेटल हो जाऊं, ठीक है। जी, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जी। रिसर्च जो है वो एक अलग ही चीज हो गई। कॉलेज का स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन है कि आप सोचना छोड़ देते हैं। जब आपने सोचना छोड़ दिया, आप रिसर्च कैसे करेंगे? बिकॉज रिसर्च आती है क्यूरियोसिटी से। उसकी जो जननी है वो एक सोच है, एक इच्छा से सोचना चाहता हूँ। आपको इतना समय ही नहीं मिलता कि आप किसी चीज को पकड़ के उस पर सोचना चाहें। बस सोचने की देर है प्रवीण। जहां आपने सोचना शुरू कर दिया, अपने छोटे से छोटे प्रोजेक्ट्स भी है जो आप इंजीनियरिंग में बना रहे हैं, यदि उसमें आपने खुद से सवाल करना शुरू करा तो आपको जवाब भी बहुत जल्दी मिलने लगेंगे। और ये सोचने और जवाब ढूंढने की जो प्रक्रिया है, इसी को रिसर्च कहा जाता है। छोटे छोटे सवाल आप खुद से पूछिए, उसके छोटे छोटे जवाब ढूंढिए, एंड किसी दिन आपको एहसास होगा कि आपको काफी कुछ आ गया है, जो है आहे कि अब इसको कैसे हम कंस्ट्रक्ट करके इसके किसी के माध्यम से एक रिसर्च कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट तो अपने आप तभी बढ़ेगा जब पहली चीज अपना ध्यान जो है सिर्फ जॉब को छोड़ के स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान होना चाहिए। जो फिल्म के माध्यम से कभी रैंचो ने कहा था, थ्री इडियट्स बड़ी बेहतरीन फिल्म है इस मामले में, कि जो वो कहना चाह रहे थे वो बेसिकली यही सिंपली कि आप जो है स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। जॉब्स वगैरह अवेलेबल होंगी, नहीं तो आप बना लेंगे खुद के। पहले आइडिया एक मन में ये आइडिया होना चाहिए कि मैं कुछ सीख के निकलूँ यहाँ से, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ कोई इन तरह की इंजीनियरिंग। तो अपने ऊपर तो अपना एक चाहे कोई सिखा रहा हो चाहे ना सिखा रहा हो, लेकिन मैं ये कह रहा था बस कि स्वयं की इच्छा यही इसी तरफ होनी चाहिए कि स्किल डेवलप कैसे किया जाए। जॉब्स वगैरह आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह की फील्ड में आपका काम हो सकता है, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर तो लीजिए। अब भाई मैं खास ये जो नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ कि जैसे बताएं। अगर बंदा PhD करता है इस डिपार्टमेंट के अंडर, तो इसके बाद उसे अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है, मतलब जॉब से रिलेटेड, हायर स्टडीज से रिलेटेड, तो हाँ, क्या क्या स्कोप होता है उसके पास? तो अभी तक जितना आप समझ गए होंगे कि काफी वर्सेटाइल सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, कहने को नैनो टेक्नोलॉजी है, बट इट इज यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इट इज यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट इज यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इन सभी फील्ड में आपकी अपॉर्चुनिटी है। आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसके थ्रू इनमें से किसी भी डोमेन में आप आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल कोई भी तरह की पीएचडी करने में आज की डेट में। तो मैं ये कह रहा था कि जो सबसे स्ट्रेट पाथ है, एकेडमिक पाथ है हमारे लिए, वो ये है कि हम एक इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट की नौकरी पाएं इन अ टॉप यूनिवर्सिटी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी अच्छी आपकी रिसर्च है, कितने अच्छे रिसर्च पेपर निकले हैं या पेटेंट निकले हैं आपके ड्यूरिंग योर रिसर्च, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड एज एन इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, where you are an assistant to a top researcher. तो हमारे प्रोफेसर ने भी ये काम किया है, where they were postdoc in let's say Harvard, postdoc in MIT, postdoc in Princeton, जहाँ पे उनका काम था कि हमारे जैसे PhD स्टूडेंट्स को गाइड करना। क्या होता है, जो बहुत ही बड़े रिसर्चर्स होते हैं उनके पास समय नहीं होता कि वो डायरेक्टली अपने हर PhD स्टूडेंट से बात कर पाए, तो वो एक चैनल के थ्रू बात करते हैं, एक मीडियम, और वो आप एक मीडियम बन जाते हैं एज एन इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट। पहले वो आपसे बात करते हैं, फिर आप अपने PhD स्टूडेंट से बात करते हैं। तो इस तरह से आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। रिसर्च तक आप रिसर्च खुद कर रहे थे, अब आपको रिसर्च गाइड कराने का भी एक्सपीरियंस मिलता है। और इसी एक्सपीरियंस में आपको टीचिंग भी करनी पड़ती है, कभी 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 नहीं करनी पड़ती है। इसी एक्सपीरियंस में आपके और जर्नल्स और पेपर्स निकल के आते हैं
एंड जब ऐसे 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप वापस से आके भारत में किसी टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द IITs एंड IISc हैज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 3 years ऑफ पोस्ट डॉक। करते हैं कि 3 साल आपको होना चाहिए कहीं पे, तब आप वापस आके प्रोफेसरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट पाथ, और ये बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप तमीज से मन लगा के रिसर्च कर रहे हैं। आपको कुछ 5-6 पेपर्स चाहिए होते हैं और अच्छे पेपर्स चाहिए होते हैं, आपको एक अच्छा पोस्ट डॉक मिल जाता है। पोस्ट डॉक के बाद आप वापस से अपना अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसरशिप के लिए। मैं एग्जाम्पल दूंगा, मेरे ही ग्रुप से एक सीनियर है मेरे, अविनाश त्रिपाठी, उनको सर्च कर सकते हैं। वो गए हैं ETH ज्यूरिख, अच्छी यूनिवर्सिटी है फॉर रिसर्च। ETH ज्यूरिख वो जगह है जहाँ से आइंस्टीन ने अपना बैचलर्स, अपना डिप्लोमा डिग्री शुरू करी थी। माफ कीजिएगा, बैचलर्स ने डिप्लोमा डिग्री शुरू करी थी। स्विट्जरलैंड में एक इंस्टीट्यूट है, और इस समय सबसे हाईएस्ट पेइंग पोस्ट डॉक अवेलेबल जो दुनिया का है वो ETH ज्यूरिख में है। फिर मेरे ही इससे US डिफेंस के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक स्पेशल लैब है, आर्गन लैब करके। वहाँ पे मेरे दूसरे सीनियर गए हैं, वामशिंग कृष्ण, समझ लीजिए US के लिए डिफेंस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो उनका पोस्ट डॉक वहाँ पे मिला है। दो बेहतरीन पोस्ट डॉक के एग्जाम्पल्स हैं। जनरली क्या होता है कि आपको पता ही है, जो नॉर्मल कॉलेजेस के जो प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, उन्हें अब उन प्रोफेसर की क्या बात की जाए, वो बेचारे मजबूरी में बने होते हैं। बिल्कुल सही है कि बिल्कुल नहीं? सही कहा। ये चीज तो आपको भी पता होगा, क्योंकि जो बंदा IIT से PhD कर रहा है, SC से PhD कर रहा है, और एक बंदा नॉर्मल किसी कॉलेज से गया PhD करके आ गया, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके बैचलर्स कॉलेज में तो PhD भी नहीं है, अभी रिसेंटली रिक्वायरमेंट हुई है कि PhD करके आए, नहीं तो मास्टर्स करके लोग पढ़ाने लगते हैं। बहुत ही खराब हालत है वो। मतलब मैं सही में कहूँगा, यदि यहाँ पे फर्क देखिए, जिन लोगों को जो PhD करना चाहते थे वो PhD करके आके जब प्रोफेसरशिप करते हैं, उनके बोलने के तरीके में, उनके पढ़ाने के तरीके में बहुत अंतर आ जाता है। वो जानकारी देने में अपनी वो समझते हैं, मतलब उनके पढ़ाने के तरीके में आपको दिख जाएगा कि ये जो है पढ़ाने आए हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इनको खुशी मिलती है ये इन्फॉर्मेशन से। वो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, क्योंकि पहली चीज तो उनका कमांड होता है, उन्होंने कई बार वो चीज पढ़ाई होती है, और दूसरी चीज एक एंथुजियाज्म होता है। वो एंथुजियाज्म आप तक जाता है कि यदि वो किसी टॉपिक की बात कर रहे होते हैं, किसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होते हैं, जैसे आपने अभी मेरे एंथुजियाज्म की बात करी, आपने कहा कि ये जो मैं बता रहा हूँ उससे आपका मन कर गया PhD करने का। मैं ऐसे ही लोगों के बीच में हूँ जो आपको इसी तरह चीजें बता रहे होते हैं, जिससे आपका भी मन करता है कि मैं और जानूँ इस चीज के बारे में। तो वो बहुत बड़ा फर्क होता है। आपका टीचर कैसा है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपकी बहुत बड़ा, जॉब। यस यस यस। तो डेफिनेटली डेफिनेटली जो लोग, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो स्वेच्छा से प्रोफेसरशिप में आए, इनके पास करोड़ों की जॉब थी, ये लोग बाहर बहुत सेटल्ड लाइफ जी सकते थे, पर ये लोग वापस आए हैं भारत में अगर पढ़ाने, तो वो बस इसलिए क्योंकि इनको रिसर्च और इनको ये टीचिंग की लाइन बहुत पसंद है। समझ रहे हैं? मेरे एक प्रोफेसर हैं जो इंटेल में 7 साल से काम कर रहे थे। इंटेल, वो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे, जो ये आपके i7 प्रोसेसर निकलते हैं, इनकी अ, इनको बनाने में जो एक टूल यूज होता है, उस टूल के इंचार्ज थे बेसिकली, कि उस टूल में कोई भी अ, उससे रिलेटेड कोई इशू निकल के आता है तो उसको सॉल्व करना उनको जिम्मेदारी थी। अगर पैकेज की बात करी जाए तो डेफिनेटली 2 करोड़ के पैकेज पे होंगे वो सालाना, लेकिन वो जॉब छोड़ के ओके जहाँ ओके। पे बच्चों को अगर पढ़ाने आए हैं या रिसर्च करने आए हैं, तो सिर्फ यही वजह है कि उनका पैशन है इस तरह। उनको अच्छा लगता है कि अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करना, अपने क्यूरियोसिटी ड्रिवन एक रिसर्च करना। तो ये समझाना मुश्किल है। आज की दुनिया में जब पैसा सबसे बड़ी चीज होती है किसी के दिमाग में, तो उनको ये समझाना मुश्किल होता है कि कोई क्यों पैसा छोड़ के सिर्फ कम, जो थोड़ा पैशनेट है साइंस को लेके, जो थोड़ा क्यूरियस है साइंस को लेके, उसको इस तरह की फ्रीडम बड़ी पसंद है। एकेडमिया में या जो एकेडमिक रिसर्च है, वहाँ फ्रीडम बहुत है। आप जिस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, जिस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, आप उस पर रिसर्च करते हैं। आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, ना कि कस्टमर ड्रिवन प्रॉब्लम। क्योंकि आप जब किसी जॉब में होते हैं, जैसे इंटेल में, इंटेल का काम क्या है, नए नए माइक्रो प्रोसेसर बनाना, वहाँ आपका काम सेट है, लेकिन वो R&D भी सेट है, वहाँ की रिक्वायरमेंट सेट है।
यहाँ पे क्या है, हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो हम सॉल्व करना चाहते हैं। आपने सोचा कि आज मैं वाटर की प्योरीफाइंग पे कोई डिवाइस बनाना चाहूँगा, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर पे, तो आप बनाना शुरू कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट है। आपने सोचा कि मुझे सेल्स की हेल्थ का स्टडी करना है, आपने वो शुरू कर दिया, वो आपकी एक रिसर्च प्रॉब्लम थी और आपने अपनी क्यूरियोसिटी से शुरू करा। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आता है। ये जो फ्रीडम है जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु लाइक साइंस। आई एम नॉट सेइंग दिस इज फॉर एवरीवन। ये ऐसी चीज नहीं है जो हर कोई करना चाहता है। काफी लोग जॉब करके बस पैसा ही कमाना चाहते हैं और वो गलत नहीं है। उनकी अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपना एक जीने का तरीका होता है, उसे गलत नहीं मानता। पर ये भी एक तरीका है। जो पैशनेट हो है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, जो जॉब की ही हम बात कर रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी डेफिनेटली अवेलेबल है। जैसे हमारे प्रोफेसर्स को जॉब मिली थी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, वही तरह की जॉब हमारे लिए भी अवेलेबल है। तो सैमसंग सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे डिपार्टमेंट से कई बच्चों को ले जाती है फॉर सेमीकंडक्टर बेस्ड जॉब्स। देन देर आर फैब्रिकेशन बेस्ड कंपनीज जैसे ग्लोबल फाउंड्रीज है, जहाँ पे आपको सालाना 22 लाख के पैकेज मिल जाते हैं जस्ट टू वर्क इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो टूल्स में, नॉट एग्जैक्टली सेमीकंडक्टर रिलेटेड टूल्स में। तो हमारे एकेडमिक साइड में भी टूल्स हैं जिससे मेटल डिपोजिशन करते हैं हम लोग, या सिलिकॉन पे सिलिकॉन ऑक्साइड का डिपोजिशन करवाते हैं, या फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है लिथोग्राफी, विच इज बेसिकली जैसे हम स्टेंसिल से पेपर में लिखते हैं, वैसे ही हम लेजर के थ्रू सिलिकॉन पे लिखते हैं, सिलिकॉन पे डिजाइन बनाते हैं। तो उस चीज को लिथोग्राफी कहा जाता है। तो उस टूल पे काम करना होता है। तो ये कुछ ग्लोबल फाउंड्रीज हैं। ग्लोबल फाउंड्रीज एक कंपनी है जो बड़ी बड़ी कंपनी से प्रोजेक्ट्स लेती है फैब्रिकेशन के, जैसे इंटेल ग्लोबल फाउंड्रीज है, और फिर ग्लोबल फाउंड्रीज उन डिजाइन को फैब्रिकेट करके वापस इंटेल को देती है। तो इनका काम पूरा पूरा है टूल्स और प्रोसेस को डेवलप करना, जिससे किसी की डिजाइन को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। So this is one place where we get jobs. और बाकी आपकी सेंसर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जैसे हनीवेल है और बॉश है, इन सब में आपकी जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज हैं। देन इंडियन रिसर्च डिपार्टमेंट जैसे इसरो, डीआरडीओ, बहुत एक बड़ा एक बार इसरो जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक प्रमोशन मिल जाता है ऑलरेडी। जो डायरेक्ट मैकेनिकल इंजीनियर ज्वाइन करते हैं उनको साइंटिस्ट सी की पोजीशन मिलती है, लेकिन जो पीएचडी करने के बाद जाते हैं वो साइंटिस्ट डी होते हैं ऑलरेडी। अच्छा, ओके। एक प्रमोशन ऑलरेडी आपको मिल चुका होता है। एंड मेरे ही एक सीनियर गए हैं डिपार्टमेंट से, जिसकी अपनी एक लैब है इसरो में, एक स्पेशलाइज्ड लैब है सिर्फ उनके लिए, और वो अपनी तरह का गायरोस्कोप्स पे रिसर्च करते हैं। तो गायरोस्कोप विच इज बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड डायरेक्शंस फॉर तरह के काम भी निकले थे। तो उन्होंने अपनी गायरोस्कोप बनाने में करी थी, और उसी तरह के गायरोस्कोप को बनाने के लिए वहाँ पे उनकी एक डेडिकेटेड रिसर्च लैब है इसरो में। So these are a few industrial opportunities जैसे मेरा है। So I'm doing Ministry of Electronics के लिए प्रोजेक्ट, तो अगर मैं चाहूँ तो वहाँ पे शायद अप्लाई कर सकता हूँ। there is this opportunity available इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। बाकी तीसरी जो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसपे ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए हम लोग को, विच इज स्टार्टअप, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स है तो स्टार्टअप की, और आपको बहुत बड़ा काम भी नहीं करना होता, आपको बस एक प्रोजेक्ट को नेसेंट फेज से एप्लीकेबल फेज में लाना होता है, एंड देन सम बिग कंपनी विल डेफिनेटली टेक ओवर योर टेक्नोलॉजी। और जैसा कि आप स्टार्ट में बात कर रहे थे कि दे विल पे यू ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, समटाइम्स जस्ट टू एम्प्लॉय यू, other times just to take your technology from you. But these are all very interesting opportunities. In fact, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी पुश है। हमारे डिपार्टमेंट को 2025 तक 22 से 30 स्टार्टअप्स खोलने का फंड दिया गया है। तो हमसे उम्मीद है कि 2000 हम लोग कम से कम 22 से 30 स्टार्टअप्स निकालेंगे इस डिपार्टमेंट से, और उम्मीद है कि ये एक स्टार्टअप कल्चर शुरू करेगा, जो आप स्टार्ट में बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग का, जो डीप टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इन फील्ड्स को डीप टेक्नोलॉजी कहा जाता है। डीप टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड्स में स्टार्टअप खुलेंगे जो कि आगे चल के एम्प्लॉय करेंगे। हम बात कर रहे थे क्यों इंडिया इतना पीछे है, तो इसका एक बड़ा रीजन प्रवीण जी ये है कि अगर आप यूएस का स्ट्रक्चर देखें रिसर्च और डेवलपमेंट का, वहाँ प्राइवेट कंपनीज काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं। गूगल है, अमेजोन है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो कॉन्स्टेंटली मनी डालती हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स में ताकि वो अपने लिए प्रोडक्ट्स डेवलप कर सके। इंटेल है, इंटेल लगातार कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और स्टैनफोर्ड के साथ मिलके
अपने एकेडमिक रिसर्च को आगे बढ़ाती है, अपने डिवाइसेस को इनोवेट करने की कोशिश करती है। तो समवेयर अराउंड 3% ऑफ देयर जीडीपी, यूएस की जीडीपी का 3% मनी जो है प्राइवेट प्लेयर से आता है, और यूएस गवर्नमेंट स्पेंड करती है अपने लिए प्रोडक्ट्स डेवलप ओके करने ओके। में। इंडिया में क्या है, 0.8% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट यूज करती है टू डू रिसर्च। तो इसरो, डीआरडीओ, और क्या नाम है इसका, डिपार्टमेंट बीआरसी। ऑफ बायो, डीएआरसी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन सब एजेंसी से हमें फंड आते रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के हमें वो नहीं मिलते ज़्यादा फंड, बहुत छोटा सा पोर्शन होता है जो यूनिलीवर दे रही है या हानि। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी रिसर्च बड़े इंस्टीट्यूट, बाहर के बड़े इंस्टीट्यूट से करवा रहे होते हैं। तो एक गवर्नमेंट की उम्मीद ये है कि इंडिया से कुछ स्टार्टअप्स निकलें जो बड़ी कंपनीज में कन्वर्ट हों, और फिर ये बड़ी कंपनीज दोबारा से रिसर्च में इन्वेस्ट करें। हमारा भी एक रिसर्च का स्ट्रक्चर एकदम फॉरेन कंट्रीज की तरह बन जाएगा, एंड दिस इज वेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल बी प्रमोटेड मोर। जब तक कंपनीज जो यहाँ से नहीं निकलेंगी और वो R&D करना नहीं शुरू करेंगी, तब तक रिसर्च का सीन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सारा गवर्नमेंट रिसर्च नहीं फैसिलिटेट करा सकती। रीजन वाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डज नॉट गेट सो मच इम्पीटस इन आवर कंट्री। लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं, और जो मेक इन इंडिया प्लान है गवर्नमेंट का इस समय, हमारी उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल हो, ताकि रिसर्च की तरफ जो रुझान है लोगों का वो और बढ़े। तो ये कुछ बहुत सही बताया भाई आपने। और मतलब इससे एक चीज पता चल रहा है कि पीएचडी अगर हम लोग आईएससी से करते हैं तो वहां पे मैं बोलूंगा कि 1-2% जो चाहिए वो करो, किसी चीज की कमी नहीं है। तो अगर आप ऐसा कुछ, जो भी एस्पिरेंट्स इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उन्होंने कहीं भी माइंड के किसी कोने में ये थॉट डेवलप कर लिया है कि मुझे पीएचडी करनी है, और वो भी आईएससी से, तो समझ लेना कि उनके लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ठीक है। और यू विल नेवर रेग्रेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, आपको कभी रेग्रेट नहीं होगा। तो अब ये तो भाई बात हो गई क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि अगर सपोज पीएचडी करना है, ठीक है, सो उसके लिए किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहां पे रिसर्च फैसिलिटीज की जरूरत है। तो अगर मैं एक नॉर्मल कॉलेज से करता हूँ और एक आईएससी से करता हूँ या आईआईटी से करता हूँ, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू यू हमें चाहिए फॉर पीएचडी? बहुत ही सिंपल सी बात और बहुत ही सिंपल सा आंसर, जितना अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सकता है उतना बेहतर है। ये नहीं कहूँगा कि जिनकी पीएचडी मान लीजिए थोड़ा सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर कॉलेजेस से हो रही है, खराब पीएचडी हो रही है, या उनके पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी है, बट मोस्ट डेफिनेटली बड़े इंस्टीट्यूट्स में बहुत तरह के मल्टीपल लेयर्स में फायदा होता है। पहली चीज तो जो जैसे प्रोफेसर, आपके ऊपर के गाइड जो होते हैं, वो खुद भी बड़े पहुंचे हुए लोग होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं। तो कंपनी मैटर्स, देख रेख में रखा जाता है। फिर आपके पीयर ग्रुप जो आपके साथ में पढ़ने वाले होते हैं, वो भी बहुत अच्छे रिसर्चर्स होते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। हैविंग सेड दैट, अगर आपका एम क्लियर है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो किसी नॉर्मल कॉलेज से भी पीएचडी करने में कोई बुराई नहीं है। वहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे काम निकले हैं। अगर आपको पता हो, सत्या नडेला जो इस समय माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उन्होंने मणिपाल यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स करी थी। तो आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका आइडिया कितना क्लियर है और आप रिसर्च किस वजह से करना चाहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हाँ, मोस्ट डेफिनेटली ये तो ज़रूर कहूँगा कि फ़र्क आता है। आपकी प्रोग्रेस बहुत डेफिनेटली, ज़रा भी चांस है 1-2 साल लग भी रहे हैं, तो अगर आप पीएचडी की तरफ आकर्षित हैं और पीएचडी आपको करना ही करना है, तो कोशिश करें कि आईएससी या आईआईटी जैसे किसी बड़े इंस्टीट्यूट से करें। ओके, ठीक है भाई। तो आई थिंक इस चीज से लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मतलब उन्हें कहाँ से करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग आईएससी और आईआईटी की बात करें तो यहाँ पे जो पीएचडी की सीट्स है वो बहुत कम है। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर 100% लोग पीएचडी कर रहे हैं एवरी ईयर, तो उसमें से आईआईटी और आईएससी का कंट्रीब्यूशन लेस देन 5 या 10% होगा। ठीक है, तो बाकी इंस्टीट्यूट से भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बट हाँ, मैं इसको आईएससी और आईआईटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता।
कि डेफिनेटली दे आर द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स। इसी पे एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है मेरे पास, एकदम से ख्याल में आ गया। पिछले साल हमने एक वर्कशॉप कराई थी हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन पे। तो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रोहित शर्मा, उनको आप सर्च कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पीएचडी जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोएडा से करी थी। तो ये मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, वरना जनरली अगर आप प्रोफाइल देखें किसी भी बड़े आईआईटी या आईएसटी के प्रोफेसर की, तो जनरली उनका बैचलर्स भी आईआईटी से हुआ होता है, मास्टर्स और पीएचडी कहीं बाहर के अच्छे इंस्टीट्यूट से हुई होती है, और वापस पोस्ट डॉक करके आते हैं। पर ये रोहित शर्मा जी जो हैं, प्रोफेसर रोहित शर्मा, इनकी पीएचडी जेपी से हुई थी, एंड कोई किसी ऑटोमेशन या इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। And he is a very well spoken man and a very good academic researcher as well. तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ट्रस्ट दिखाया है इनमें। तो डेफिनेटली टीयर 2 कॉलेज से इन्होंने पीएचडी करी है, लेकिन काफ़ी ट्रस्ट है गवर्नमेंट का इन पे, काफ़ी ट्रस्ट है इनका एडमिनिस्ट्रेशन का इन पे। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसा नहीं है कि जो दूसरे कॉलेजेस से पीएचडी कर रहे हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है या एकदम खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं। अगर आपका काम अच्छा है तो इट डज नॉट मैटर कि आपकी पीएचडी कहाँ से है। काम सबसे बड़ी चीज़ है, काम बहुत बोलता है। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी के मामले में डेफिनेटली यू वुड वांट कि आपकी पीएचडी जो है आईएससी या आईआईटी से हो। बहुत सही बात की भाई आपने, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको कुछ करना है, इनोवेशन करना है, कुछ रिसर्च करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि इवन आप नॉर्मल कॉलेज में भी हैं, तब भी आप कुछ ना कुछ करके वो डेवलप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इवन अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिल गया और आपका रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, तब भी आप कुछ कर नहीं सकते। तो अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बहुत बहुत बेहतरीन बात कही आपने, बिल्कुल। ये तो इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी, इसके बिना आपको एकेडमिक लाइन में या पीएचडी लाइन में नहीं आना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का सोच रहे हैं तो इंटरेस्ट और रुचि बहुत जरूरी चीज है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि सपोज एक बंदा है जिसने मास्टर्स किया है और एक बंदा है जिसने बैचलर्स किया है, ठीक है। तो क्या हमें डायरेक्ट पीएचडी की तरफ जाना चाहिए या एमटेक करके फिर पीएचडी करना चाहिए? तो देखिए प्रवीण, ये अच्छा सवाल है, और मेरे हिसाब से ये एक चॉइस का मैटर हो जाता है, ठीक है। जिनको, क्योंकि अगर मिल रही हो तो डायरेक्ट पीएचडी इज नॉट अ बैड थिंग। वाई? बिकॉज आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट को ऑलरेडी बढ़ा देते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट जो प्लस पीएचडी दे ही रहे हैं, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ एमटेक जो है वो वैसे ही पूरी हो रही है। सेकेंडली क्या है, एमटेक करके जो पीएचडी कर रहे हैं उनको ये होता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उनको अगर पीएचडी चाहिए होती है, तब वो लोग एमटेक करके पीएचडी करें तो बेहतर होगा। या एमटेक करने का फायदा ये होता है कि मान लीजिए आपको इंडिया से पीएचडी नहीं करनी है, आपको बाहर से कहीं पीएचडी करनी है, तो वो आपको 2 साल स्पेशलाइजेशन का मौका मिलता है और फिर बाहर के किसी इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिलता है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू डू योर पीएचडी। आपसे कि आप डायरेक्ट पीएचडी ले लो। बहुत से डिपार्टमेंट्स आपको एमटेक प्लस पीएचडी की डिग्री दे रहे होते हैं, तो आप डायरेक्ट पीएचडी एज अ डायरेक्ट पीएचडी स्टूडेंट जब ज्वाइन करते हो और निकलोगे जब बाहर पीएचडी लेके, तो आपके पास एमटेक की भी डिग्री होगी। कुछ एक बैकलॉग छोटा सा आता है ये कि जैसे मेरा डिपार्टमेंट है वो आपको डायरेक्टली एमटेक की डिग्री नहीं देता है, बिकॉज उनका मानना है कि अगर आपको हायर डिग्री मिल चुकी है पीएचडी की तो एमटेक की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट बैचलर्स के बाद पीएचडी कहलाते हो। लेकिन कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट कट करते हैं, जब आप दोबारा आके प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ एक छोटी सी दिक्कत आती है कि उनको लगता है कि आपका एमटेक मिसिंग है, विच इज बेसिकली नॉट मिसिंग, बट उनको कभी कभी लगता है कि एमटेक की रिक्वायरमेंट होती है। आईआईटी में नहीं है, आईआईटी एंड मेजर आईआईटीज में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर एज लॉन्ग एज यू हैव अ पीएचडी यू आर क्वालिफाइड इनफ टू बी अ प्रोफेसर। बट कुछ एनआईटीज वगैरह या कहीं पे है शायद कि उनको एमटेक चाहिए होता है, तो ये एक छोटा सा बॉटलनेक है। बट अदरवाइज काफी दे रहे होते हैं, तो दैट्स ऑलवेज अ गुड प्रोग्राम टू ज्वाइन। एंड अगर सिर्फ एमटेक कर रहे हैं तो एक स्पेशलाइजेशन के लिए करिए, अगर आपको बहुत स्पेसिफिक किसी फील्ड में पीएचडी चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर आप इंडिया के बाहर पीएचडी देखना चाह रहे हैं तो एमटेक करने का जरूर फायदा है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने की है, और आई होप जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इससे आइडिया मिल जाएगा, और बेस्ड ऑन दैट दे विल डिसाइड दैट व्हाट दे वांट टू डू। ठीक है भाई, ये जैसे आपने बताया कि यहाँ पे आपको एमटेक प्लस पीएचडी नहीं मिलता है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में।
और मान लो कि कोई अदर डिपार्टमेंट में बंदा पीएचडी करता है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट, मैकेनिकल हो गया या एरोस्पेस हो गया या एनी अदर डिपार्टमेंट, तो वहां पे अगर डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेता है बंदा, तो क्या उसे एमटेक प्लस पीएचडी की डिग्री मिलती है एट द एंड ऑफ पीएचडी? हाँ, कई डिपार्टमेंट्स में है। इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट में नहीं मिलती, हमारे डिपार्टमेंट में भी मिलती है। उसके कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, लेकिन दैट इज नॉट एन लेटेंसी की वजह से आपको हो सकता है कि देर में वो डिग्री हो, तो वो थोड़ा अच्छा। एकेडमिक कंफ्यूजन है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। कुछ एक नंबर ऑफ कोर्सेज होते हैं, तो क्रेडिट्स कहा जाता है। हम लोग जब मास्टर्स लेवल पे कोर्सेज करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपने कितने क्रेडिट्स करें। तो हमसे उम्मीद है कि 28 क्रेडिट्स कर लें तो हमें शायद एमटेक अवार्ड हो जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर 24 की जगह 28 क्रेडिट्स कर लें हम लोग, तो हमें मास्टर्स डिग्री अवार्ड हो जानी चाहिए। तो ऐसा कुछ रूल है एकेडमिक लेवल पे। अच्छा। लेकिन यहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट एकेडमिक डिपार्टमेंट्स और इनके बीच में जो कुछ कम्युनिकेशन का एरर है, उस वजह से ये चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हो पाती। लेकिन देयर इज अ प्रोविजन डेफिनेटली इन आवर डिपार्टमेंट एज वेल टू गेट अ एमटेक विद पीएचडी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, बट बहुत लोग कोशिश ही नहीं करते बिकॉज पीएचडी मिल रही है तो जॉब्स या फील्ड्स में बस कुछ ही जगहों पे दिक्कत आती है कि एमटेक नहीं है। तो वरना सभी लोग पीएचडी को रिकग्नाइज करते हैं कि अगर आपके पास पीएचडी है तो एमटेक की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। मुझे लगता है कि आपकी बात से एक चीज समझ में आई है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है डायरेक्ट पीएचडी की, तो डेफिनेटली यू शुड गो, बिकॉज अगर ये ऑप्शन अच्छा नहीं होता, आईटी क्यों प्रोवाइड करता है डायरेक्ट पीएचडी? बिल्कुल क्योंकि पहले इसका प्रोविजन नहीं था, अभी ये रिसेंट ईयर में डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन आ रहा है। आइडिया ही यही है कि हम जो सबसे अच्छे ब्रेन्स हैं इंडिया में, उनको इंडिया में ही कैप्चर करें और उनसे रिसर्च करवाई जाए, ताकि हमारा आर&डी का जो पोटेंशियल है, स्टार्टअप्स को बढ़ाने का पोटेंशियल है, वो बहुत जल्दी बढ़े। और आपके लिए भी समय की बचत है। जो चीज़ आप मास्टर्स में 2 साल लगा के फिर 5 साल में करते, वो अब आप आपकी उम्र होती है 22 साल, 27 साल के एंड तक आपके पास पीएचडी डिग्री हो सकती है। अब डॉक्टर सही कहा भाई आपने। और वैसे भी आपको पता ही है, इंडिया में लोग कितने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के इसमें करीब अपनी 30 की एज भी क्रॉस कर लेते हैं, हाँ है कि हाँ नहीं? जी, तो आई थिंक अगर वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करते हैं, तो वहाँ पे उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। कितनी अच्छी जॉब्स मिलती हैं और कितना सुकून और एक पैशन से जुड़े रहने वाली लाइफ है। मतलब जो साइंस को जरा भी प्रेम करते हैं, उनको 2 बार नहीं सोचना चाहिए, पीएचडी ही उनके लिए चीज है। क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब्स में बोर हो जाएंगे। मैं आपने जिनका मुझे इंटरव्यू भेजा था, मेरे से पहले वाले सज्जन, उनकी बात सुन के भी मुझे यही लगा कि वो देखिए उन्होंने पहली चीज यही कही कि मैं बोर हो गया था अपने जॉब। ये होता है जिनको साइंस से ज़्यादा भी प्रेम होता है, साइंस के पैशन को छुपा नहीं पाता, और आपको पता चलता है कि जॉब में लाइफ मोनोटोनस हो जाती है। तो अगर कोई प्रेम करता है सही में साइंस से, तो उसको तो बिना सोचे समझे पीएचडी में आ जाना चाहिए। सही बात बोली भाई आपने। और दूसरी चीज ये भी है कि अल्टीमेटली जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो सेटिस्फेक्शन हमेशा आपको आपके काम से मिलता है। हाँ वो ना तो पैसा पूरा कर सकता है, ना तो, और ना तो मटेरियलिस्टिक चीजें पूरी कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं है जो हम लोग सबसे ज्यादा अपना जो टाइम है वो हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल। और अगर वही हमारे इंटरेस्ट का नहीं होगा, तो फिर लाइफ तो वैसे भी एक मोनोटोमस हो जाएगी, बोरिंग सी लगेगी, और कहीं ना कहीं आप मतलब खुश नहीं रहेंगे। हाँ, और ऐसा नहीं कि इस फील्ड में पैसा कम है। देखिए, अगर आपको सिर्फ पेट पालना है तो पैसा बहुत है। मैं तो अपने स्टाइपेंड में बता रहा हूँ आपको कि मैं बहुत ही अच्छी जिंदगी जीता हूँ, कि हर महीने मैं बाहर खाना खाता हूँ, कुछ ना कुछ खरीद स्टाइपेंड है। लेकिन मेरे खर्चे से 5,000 है। मेरे जो जरूरी आवश्यकता वाले खर्चे हैं वो हॉस्टल में रहना और हॉस्टल में खाने के 5,000 की, और सालाना 20,000 मेरी पढ़ने की फीस है। बाकी जो भी पैसा है मेरा, वो मैं किसी भी चीज़ में स्पेंड कर सकता हूँ। मुझे बाहर जाने के लिए फंड मिला हुआ है गवर्नमेंट से। तो अगर मुझे कोई मेजर कॉन्फ्रेंस या कुछ अटेंड करना होता है तो उसका खर्चा 2 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट दे देती है। तो आपके मेजर खर्चे सिर्फ खुद के लिए होते हैं, स्वयं के लिए। आपके पास हर महीने 20,000 रुपये, 25,000 रुपये सिर्फ स्वयं पर खर्च करने के लिए अवेलेबल है। दैट इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड जब आप
कि कहीं प्रोफेसर लग जाते हैं या कहीं साइंटिस्ट लग जाते हैं, तो भी इंडिया में साइंटिस्ट का जो इनिशियल पे है वो भी 90,000 महीना के आसपास हो रहा है इन हैंड सैलरी इस समय। तो दैट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट कहीं पे भी वहाँ, स्पेशली विद गवर्नमेंट पर्क। ऐसा नहीं कि पैसा कम है, पैसा खूब है, और कहीं एंटरप्रेन्योर बन गए या कोई कंपनी डाल दी तो फिर तो उसकी कुछ लिमिट ही नहीं है। हाँ। सही कहा भाई आपने। और असली एजुकेशन यही है कि आप एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है, आप कुछ स्टार्टअप करें, क्योंकि अगर हर कोई अपना कुछ ना कुछ स्टार्टअप करने लगे ना तो फिर यार ये जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इस वक्त इंडिया में, ये बिल्कुल पूरी की पूरी गायब हो जाएगी। क्योंकि हम लोग इस वक्त क्या है, हम लोग गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ये हाँ। क्यों नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इनवाइट क्यों नहीं कर रही है कंपनीज को, जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट कर रही है, तो यार कितना हम लोग ब्लेम करेंगे। ये बहुत बड़ा इशू आपने रेज किया, बहुत सही इशू रेज किया कि गवर्नमेंट भी एक सर्टेन नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब ही दे सकती, क्योंकि उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पर्सनल की ही रिक्वायरमेंट होगी, आपके रेलवे में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पर्सनल की ही रिक्वायरमेंट होगी, आपके जितने भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होते हैं उनमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो बाकी लोगों को कहाँ से जॉब, एंटरप्रेन्योरियल परसूट से ही मिलेगी, बिजनेस चला के ही मिलेगी। जो कि एक बात कही थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिसपे लोग हंसे थे कि पकौड़ा बेचो। उनका मतलब पकौड़ा बेचने से नहीं था, उनका मतलब था कि आप कोशिश करिए कि अपने बिजनेस सेटअप करिए, आप कोशिश करिए कि आप अपने एंटरप्रेन्योरल परस्यूट सेट करिए, तो आप अपने लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, एंड शायद इन द प्रोसेस यू विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स एज वेल। तो हमारी उम्मीद यही है कि आने वाले सालों में, कुछ सालों में, अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और डीप टेक्नोलॉजी का सेक्टर आगे बढ़े। अभी क्या है, हमारी इकोनॉमी जो है हेविली डिपेंडेंट है सर्विस सेक्टर में। हमारी जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो टीसीएस है, इन्फोसिस है, और इनका काम क्या होता है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं यूएस की कंपनीज को या यूरोपियन कंपनीज को। लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी बहुत पीछे है। हमें कोशिश करनी है कि डीप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में आगे बढ़े। मैंने इंटर्नशिप करी थी अपने बैचलर्स में इंडियन रेलवेज में, एंड मुझे बड़ा दुख हुआ था ये जानकर कि कोई इंडिजिनस कंपनी सप्लाई कर रही हो इंडियन रेलवेज को। उनको एल्को या जी, दो बड़ी कंपनीज है, एल्को शायद फ्रेंच कंपनी थी, जी इज यूएस बेस्ड, जिनको वहां से टर्बो चार्जर्स मिलते थे। बड़ी दुख की बात है कि इंडियन प्लेयर्स हैं ही नहीं इसमें। अगर इंडियन प्लेयर्स आ जाएं तो जो कॉस्ट पे वो लोग ले रहे हैं वो कॉस्ट बड़ी कम हो जाएगी। इनफैक्ट इसका एक एग्जांपल हमारे डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड में आपको बताता हूँ। एचएएल में हेलीकॉप्टर्स में प्रेशर सेंसर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले एचएएल बाहर 5 लाख के पड़ते थे। हमारे डिपार्टमेंट में एक अकेडमिक डिपार्टमेंट है ये, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बैच लेवल में या लार्ज स्केल नहीं होती है। हमारे डिपार्टमेंट ने 1 लाख रुपए में उसी तरह के सेंसर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, और हमें पता चला कि अगर हम बैच में प्रोड्यूस करेंगे तो इन प्रेशर सेंसर्स का कीमत जो है 50,000 से भी कम आता है। तो आप देख रहे हैं जो 5 लाख का सेंसर वो लेते थे प्रेशर सेंसर बाहर से, हम उनको 50,000 में दे सकते हैं, 10 गुना कीमत में कमी। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है, और अगर इसमें इंडिया ने इन चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू किया, निसंदेह हम लोग बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। बहुत सही बात की भाई वैसे आपने, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया बहुत पीछे है, बहुत ही ज्यादा पीछे है। सो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि कंपनीज आनी चाहिए। जैसे अभी आपको पता होगा कि डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें होती है वो हम लोग दूसरे कंट्री से परचेस करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो चीजें इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो तो इसमें दो बेनिफिट होगा। सबसे पहला तो जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, तो अगेन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बट उसके लिए यही होगा कि यार हर कोई बंदा अपने लेवल पे जो कर सकता है वो करे, तो डेफिनेटली ऐसे कर करके मतलब बहुत सारी जो मेजर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हम जो उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, देखिए अपॉर्चुनिटी अब है। आज की डेट में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। और जहाँ अपॉर्चुनिटी की एक बात हुई है, पीएचडी से रिलेटेड बात करें तो एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी की मैं बात, प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप, पीएमआरएफ, ये एक बहुत ही स्पेशल रिसर्च एडमिशन का क्राइटेरिया है, जिसमें आपको अप्लाई कर सकते हैं जिनका भी गेट स्कोर 750 से ऊपर है, और जिनका एकेडमिक ग्रेड जो है अपने बैचलर ऊपर है या 75% से ऊपर है, वो लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और उनको पीएचडी स्टाइपेंड मिलेगा 70,000 रुपये महीने का। नॉर्मल पीएचडी को
30,000 रुपये महीना मिलता है। PMRF के थ्रू आए हुए PhD जो लोग चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनको लगता है कि उनका बैचलर्स बेकार हो रहा है, लोग कोचिंग में भी हैं और PhD की तरफ आकर्षित हैं, वो जरूर स्टेट स्कोर है 750 से, तो वो डेफिनेटली PMRF को चांस दे सकते हैं। सही बताया भाई आपने। वैसे ये जो अपॉर्चुनिटी है ये काफी ज्यादा, मतलब बोलेंगे ज्यादा लोग को पता नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर आपको PhD करना है तो ये भी एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्टाइपेंड भी अच्छा मिलेगा और आपको रिसर्च से रिलेटेड जो फंडिंग्स की जरूरत पड़ेगी वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सो अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर बंदा आगे चल के PhD करना चाहता है तो उसका एटीट्यूड किस तरह का हो, उसकी अप्रोच कैसी हो, वो किस तरह से अपने अपने आप को मोल्ड करे एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, सो दैट वो ट्यून हो जाए फॉर द PhD। तो देखिए प्रवीण जी, पहली चीज तो ये दिमाग से हटाना है, पढ़िए अपनी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए, लगातार खुद से सवाल पूछते हुए पढ़िए। यदि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं और कनेक्शन ढूंढिए, अपनी रियल लाइफ में ढूंढने की कोशिश करिए कि कहाँ उसका सबसे पहला एप्लीकेशन हो सकता है। तो मुझे याद है, मैं अपने बैचलर्स में देखता था कि हम लोग जब क्लासिकल मैकेनिक्स में बीम बनाते थे, मैं कोशिश करता था कि अपने चारों ओर बीम्स को देखने की कोशिश करूँ। मैं देखूं कि कहाँ पे अगर हम किसी स्ट्रक्चर को जैसे मैं कि UDL आएगा कि क्या आएगा, हम देखें अपने आसपास कोई ब्रिज बना है तो ब्रिज में कहाँ कहाँ पे सपोर्ट दिया गया है, क्या वहाँ पे UDL आएगा कि वहाँ पे पॉइंट लोड आएगा कि किस तरह का लोड आएगा। जब आपको रियल लाइफ में ऐसी चीज़ों को देखने की आदत हो जाएगी तो अपने आप एक इंजीनियरिंग वे में ब्रेन चलने लगेगा और सवाल पूछने की आदत अपने आप में एक रिसर्च की आदत बना देगी। बिकॉज जितनी बार आप सवाल पूछेंगे उतनी बार आप जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सवाल जवाब का जो प्रोसेस होता है रोज डेवलप कर देगा PhD की तरह। किताबें कोशिश करें कि आप फॉरेन ऑथर्स की पढ़ें या गूगल करके ढूंढते रहें कि हर सब्जेक्ट में कौन से अच्छे फॉरेन ऑथर्स की किताबें हैं, उनको ज़रूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि फॉरेन ऑथर्स की किताबों में एक स्पेशलिटी होती है, वो काफ़ी इंटरैक्टिव बनाते हैं अपने टेक्स्ट को, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें नहीं लिखते, वो कोशिश करते हैं कि चीज़ें इस तरह से लिखी हो जिससे लगे कि वो आपसे बातें कर रहे हैं। तो फॉरेन ऑथर्स की किताबें पढ़ना बहुत एक अच्छा अप्रोच होता है PhD के लिए, एक बैकग्राउंड डेवलप करने की चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में जस्ट टू डेवलप एन अप्रोच टू PhD। प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दें, प्रोजेक्ट्स करें, उनमें थोड़ा शक्ति लगाएं, थोड़ा ऊर्जा अपनी लगाएं, थोड़ा तन मन धन से उनको ध्यान से करें। प्रोजेक्ट्स को सिर्फ करने के लिए ना करें, प्रोजेक्ट्स में कुछ सीखने के लिए करें। तो डेफिनेटली ये कुछ चीज़ें आपको हेल्प करेंगी PhD के लिए अप्रोच बनाने में। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है वैसे भाई आपने। जनरली लोग जो भी बुक्स रेफर करते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल, सो वो वहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे, सो दैट जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, वहां से कंसेप्ट कभी नहीं बिल्ड होता है। कंसेप्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वो जो चीज है वो हमें रेफरेंस बुक से मिलता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि ठीक है, तो मैंने देखा है कि जो सेंजल की बुक है, यूनिस एंड सेंजल, वो बुक बहुत ही औसम बुक है, बहुत ही औसम बुक है। तो वहां से पढ़ने में एक इंटरेस्ट भी आता है और कंसेप्ट भी समझ में आता है। वहां पे हम लोग चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हैं। सिमिलरली फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, उसके लिए भी मैंने सेंजल बुक रेफर की थी, वहां पे भी चीजों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इंडियन ऑथर और फॉरेन ऑथर्स में। आपने बहुत ही दिल के करीब मेरे एक पहलू को छू लिया है। सेंजल मेरे लिए बहुत ही करीबी किताब है। सेंजल हीट ट्रांसफर की सेंजल जो थी, वहाँ से मैंने समझ लीजिए अपना रिसर्च का करियर स्टार्ट किया है, क्योंकि उस बुक ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उस बुक ने मुझे आज रिसर्च में कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं उसको समझाने में बहुत बेहतरीन हाथ दिया है। एंड मेरा पूरा पूरा हीट ट्रांसफर जो स्ट्रॉन्ग हुआ था वो सिर्फ सेंजल पढ़ के हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन बुक का आपने एग्जाम्पल ले लिया है। और भी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, जैसे गियर एंड टिमोशेंको है फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आप पढ़ सकते हैं। सेंजल एंड सिम्बाला फॉर फ्लूइड, फ्रैंक वाइट फॉर फ्लूइड, फ्रैंक एंड वाइट फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्रैंक एंड वाइट फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, एस रतन फॉर थियोरी ऑफ मशीन, काफ़ी अच्छी बुक है।
और भी वाइब्रेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशंस के लिए एक बुक आती है सिंगरासो एस राव की, वो MIT में लिखी थी उन्होंने, इट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। ये कुछ बुक्स हैं, आप पढ़ेंगे आपको फर्क पता चल जाएगा, आपको बेहतरीन फर्क पता चल जाएगा। पेंजल की तो कोई भी किताब उठा लीजिए, पेंजल ने जो भी लिखी है वो हर किताब जो है आपके काम आएगी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सही कहा बेहतरीन। तो भाई, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है। और आई होप लोग एक आइडिया मिल जाएगा कि मतलब उन्हें एक अच्छा करियर बनाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए उन्हें कौन सा रोड मैप फॉलो करना चाहिए। सो अब भाई मैं चाहता हूं कि आप एस्पिरेंट्स को एक फाइनल मैसेज दें जो पीएचडी करना चाहते हैं और पीएचडी नैनो टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है। आप जो है यदि मेहनत करना चाहते हैं, यदि क्यूरियस हैं, तो पीएचडी से घबराइएगा मत। आपको बहुत सी वॉइसेस मिलेंगी, बहुत से लोग कहेंगे कि इट्स नॉट वर्थ इट, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वर्थ ऑफ एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। अगर आप जरा भी क्यूरियस हैं, आप जरा भी आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में, जरा भी इंटरेस्टेड हैं अपनी रिसर्च को ड्राइव करने के लिए, अगर आपको अच्छा लगता है कि खुद से कुछ प्रॉब्लम को सोच के उसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढने का मन है, तो पीएचडी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। कोई पैसे की कमी नहीं है फील्ड में, आपको इंटरेस्टिंग और इनफ पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप 30,000 रुपये महीना की सैलरी पे पूरी जिंदगी काटने वाले हैं, नहीं। आपको लाख रुपए महीना की सैलरी भी मिलेगी, इससे ज़्यादा की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड अगर पीएचडी में जो सबसे बड़ा मैं देखता हूँ, जो एक अपॉर्चुनिटीज या कहे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इस तरह का, कि आप फिर भूल जाते हैं कि आपने कहाँ बैचलर्स किया था। मेरे कई प्रोफेसर हैं जिनका बैचलर्स जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हुआ है, लेकिन आज वो बैक्टीरियल कॉलोनी का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। तो कोई जुड़ाव ही नहीं है दोनों चीज़ों के बीच में, ठीक है। मेरे प्रोफेसर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी, आज वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेशन पे रिसर्च करवा रहे हैं। कोई जुड़ाव नहीं है दोनों चीज़ों का, लेकिन वो कॉन्फिडेंस है उनमें कि वो कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आता है। आपकी फील्ड मैटर नहीं करती, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो इफ यू इंजॉय दैट कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आप बिल्कुल बेहिचक पीएचडी में आइए, किसी की भी नेगेटिव नकारात्मक बातों को ध्यान ना दीजिए। अपॉर्चुनिटीज है, पैसा भी है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है खुद में कि आप क्रिएट कर सकते हो अपने लिए अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं। मेरे डिपार्टमेंट से हार्डली कोई खाली गया है, हार्डली, मुझे याद भी नहीं। मेरा 3 साल हो गए हैं पीएचडी करते हुए, मुझे याद नहीं कि कोई खाली गया है मेरे डिपार्टमेंट से। सबकी बेहतरीन जॉब्स हैं, और कई कई लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि उन्होंने अपना करियर फील्ड ही बदल दिया है, और फील्ड बदल के उनको बहुत अच्छी जॉब्स मिली। तो कुछ मेरे सीनियर्स हैं जिनको लगा कि अब वो अपनी फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखा, और अब वो 30 से 40 लाख की नौकरियां लेके बैठे हुए हैं सालाना पैकेज ओके आर्टिफिशियल ओके इंटेलिजेंस ओके में। हाँ। ओके ओके, तो ऑसम ऑसम। और तो कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, क्योंकि इट्स अ हार्ड थिंग। 5 साल अपनी ज़िंदगी के इन्वेस्ट करना, कॉन्स्टेंटली रिसर्च में, कॉन्स्टेंटली फेलियर मिलता है, कॉन्स्टेंटली आपको दोबारा से पिकअप करना होता है खुद को। इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, बट नॉट एन इम्पॉसिबल प्रोसेस। तो आई होप दिस इंस्पायर्स पीपल, एंड आपको लगे कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप अपनी ज़िंदगी में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं ये डेफिनेटली कंक्लूड करता डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली इट विल, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। और मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा कि ओवरऑल आपने अब तक जो भी हुआ है, ठीक है, उससे मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि पीएचडी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड। पीएचडी teach us that how to solve the problem, how to understand the problem, and problem can be from any field. करेक्ट, करेक्ट। इनफैक्ट अगर आप देखें तो काफ़ी लोग जो है पीएचडी को एमबीए से बेटर मानते हैं, as a manager even. If you have done your PhD and if you apply for a managerial post, they know, because somebody who has studied a problem very deeply will know how to manage people, definitely, because उनको problems को break down करना आता है, problems को solve करना आता है। And PhD involves a lot of contacts, conferences में जाके दूसरे तरह के लोगों से बात करना होता है, दूसरे तरह के researchers से बात करना होता है, and it is a lot of teamwork as well, because आप एक lab के साथ constantly research करनी होती है। So you learn a few managerial skills as well. It's a very versatile degree. It's a very versatile set of skills that you learn,
बस आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना आना चाहिए। ये जो 30 से 40 लाख रुपए सालाना की नौकरियां मिल रही हैं, ये इसीलिए मिल रही हैं क्योंकि ये बच्चे जो गए हैं, इज आर वेरी वर्सेटाइल पीपल। उस तरह से अगर आप अपॉर्चुनिटी को देख के तो चलेंगे तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप माइंडसेट आपका वैसा ही रहे, पास करके एंड में नौकरी मिल जाए, तो डेफिनेटली स्ट्रगल हो जाएगा पीएचडी आपके लिए। माइंडसेट बदलेंगे, क्यूरियोसिटी से जाएंगे, स्किल सेट डेवलप करने के मूड से जाएंगे, तो पीएचडी इज अ वेरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, इनफैक्ट इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस, कि आप इसकी पैसों में इसको तोल ही नहीं सकते। और फिर जो वो एक खुशी कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, मैं तो पर्सनली बहुत इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का कि जब मुझे डॉक्टर सगुन शेखर कोई कहेगा। तो आज नहीं तो नहीं, डेफिनेटली मैं तो आज ही आपको बोलना चाहूंगा डॉक्टर सगुन अरे शेखर। अरे क्योंकि आज मैं मेरे लिए आप अभी ही डॉक्टर हो। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा आईएससी में जाता है और उसने अपने दिमाग में ये चीज सेट कर ली कि हाँ यार मुझे पीएचडी कंप्लीट करनी है, तो समझ लो कि जैसे ही उसने दिमाग में ये चीज बैठाई वो बन गया डॉक्टर। तो धन्यवाद जी, धन्यवाद। लेकिन आएगा मौका, और मैं आशा करता हूँ कि आपका चैनल और ग्रो कर हो तब तक। एंड एज अ डॉक्टर सगुन शेखर ऑल्सो मैं आपके चैनल को विजिट करूँ कभी। काश ये नहीं, दिन आए, डेफिनेटली काश ये दिन डेफिनेटली यार, इट्स माय प्लेजर। मैं चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहें, और जो आने वाली जो जनरेशन है, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी आगे मतलब जो बीटेक कर रहे हैं, जो मास्टर्स करने वाले हैं, जो उन्हें आप गाइड करते रहें। क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप उन्हें बता सकते हैं वो एक नॉर्मल बंदा नहीं बता सकता। क्योंकि जो ऑलरेडी उस जगह पे है, जो वो चीजों को सीख रहा है, देख रहा है कि हाँ इंडस्ट्री में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें क्या सीखना चाहिए, हमें अगर पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो वो चीज आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप हमारे इस मैकेनिकल पेंट्रोमैथ के चैनल पे आए। और मैं आपको दिल से फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और वैसे तो सगुन भाई, हमने काफी चीजें डिस्कस की है, बहुत सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे टारगेट किया है। और आई होप जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी अगर उन्हें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर पोस्ट कर सकते हैं। अगर सगुन भाई को टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली ही विल रिप्लाई, अदरवाइज आई विल रिप्लाई। ठीक है। और हमारा जो मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो टेलीग्राम का चैनल है, आप वहां पे भी अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को, और कोई भी करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें गाइड करते रहें, नई नई चीजों से रिलेटेड, नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जी, मेरा भी अपना सौभाग्य है क्योंकि मैं चाहूँगा कि जो मेरा पैशन है साइंस को लेके, जो इंजीनियरिंग को लेके है, वो और लोगों में भी जाए, और कुछ पैशनेट सोल्स हमारे भारत के लिए आगे बढ़ के आएँ, और यहाँ का R&D का स्टेट चेंज करे फ्रॉम माय साइड एज वेल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो मैं अपना सौभाग्य भी समझता हूँ इसको। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। क्योंकि जो चीज आप में है वो चीज रिफ्लेक्ट होती है, और जो एस्पिरेंट इस वीडियो को देखेगा उसे समझ में आ जाएगा। और आई होप जो भी व्यूवर्स देखेंगे उसमें से भी कई लोग पीएचडी करने के लिए निकलेंगे, और डेफिनेटली दे विल डू समथिंग इन देयर फील्ड। अब हम लोग भाई इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, नमस्कार सर। चलिए।